रात के डिनर के बाद देव और सागर दोनों ही अपने बड़े बेटों के साथ उनके स्टडी रूम के अंदर बैठे हुए थे और आज मिले वीआईपी इनविटेशन कार्ड को लेकर उनके बीच बातें हो रही थी। विष्णु अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, उन्होंने सिर्फ कुछ ही खदानों के लोगों को वीआईपी गोल्डन इनविटेशन कार्ड दिए हैं और उनमें से एक नाम हमारा भी है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर दुगल कॉर्पोरेशन के लोगों ने हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड देने के बारे में क्यों सोचा। आज से पहले तो हम लोगों ने कभी भी उनके साथ मुलाकात तक नहीं की और ना ही कभी बातचीत की, तो फिर उन्होंने अचानक हमें अपने इतने बड़े होटल की ओपनिंग सेरेमनी में हमें वीआईपी गेस्ट के तौर पर क्यों बुलाया होगा। देव सिन्हा ने कहा, यही बात तो हम तभी से सोच रहे हैं बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आखिर मिस्टर जेडी ने हमें खास इनविटेशन कार्ड क्यों भेजा, बल्कि हम तो उनसे ज़्यादा मिले भी नहीं हैं और ना ही कभी हमारी किसी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो गई हो। सागर सिन्हा ने कहा, अगर ये किसी आम इंसान की होटल की ओपनिंग सेरेमनी होती तो हम कुछ ना कुछ करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल सकते, लेकिन जेडी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और वो हमें अपना दुश्मन समझ लेगा। बिजनेस इंडस्ट्री में हम काफ़ी सालों से हैं, लेकिन एक बार भी हमारी मुलाकात उनसे आमने सामने नहीं हुई, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा। अनीश कुछ सोचते हुए अपने पापा सागर की ओर देखते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना पापा की साक्षी उसकी बेटी का एक अच्छा दोस्त है, इसी वजह से उसने हमें अपने होटल की ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया होगा और दोस्ती के नाते उन्होंने हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड दिलवाया होगा। विष्णु अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि साक्षी ने खुद हमारे सामने ही हिना को कॉल लगाकर इसके बारे में पूछा था और हिना ने कहा था कि वो पूछकर बताएगी। इसका मतलब तो यही होता है कि हिना को भी इसके बारे में मालूम नहीं था कि हमें होटल की ओपनिंग सेरेमनी में वीआईपी गेस्ट की तौर पर बुलाया गया है। राइट, जब इसके बारे में हिना को मालूम ही नहीं था तो फिर वो हमारी मदद क्यों ही करती। और चलो मान भी लिया कि साक्षी हिना का बेस्ट फ्रेंड है और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर भी वो होटल की ओपनिंग सेरेमनी में हमें एक गेस्ट की तौर पर बुलवा सकती थी। दुगल कॉर्पोरेशन के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके गेस्ट लिस्ट को जेडी खुद चेक करता है, ऐसे में तुम लोगों को लगता है कि वो अपनी बेटी पर भरोसा करके हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड भेज देता। जेडी किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले कई बार सोचता है। देव विष्णु की ओर देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हें किसी को कॉल लगाकर इसके बारे में पता करने को कहा था कि तुम्हें कुछ मालूम पड़ा। विष्णु ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, ये खबर बड़ी मुश्किलों से मुझे मिली है और मुझे लगता है कि हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड मिलने के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। कौन? सभी ने एक साथ पूछा। रेहान, विष्णु ने कहा। वो सभी तो रेहान के बारे में भूल ही चुके थे कि वो जेडी की बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। हम तो इस सिचुएशन में रेहान के बारे में भूल ही चुके थे। रेहान जेडी के भी काफ़ी करीब आ चुका है, मुझे लगता है उसी ने हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड दिया होगा। अनीश ने कहा। सागर बोला, मुझे नहीं लगता कि रेहान की वजह से हमें ये इनविटेशन कार्ड मिला होगा, वैसे भी रेहान सिर्फ एक बॉडीगार्ड है और कुछ नहीं। मुझे भी यही लगता है, एक बॉडीगार्ड के लिए जेडी हमें वीआईपी इनविटेशन कार्ड क्यों देगा? विष्णु ने कहा। देव सिन्हा अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहा, रेहान से रिश्ता हमारा उतना खास भी नहीं है, इसलिए वो हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। हमने झूठ बोलकर उससे जो काम करवाए हैं उस वजह से वो हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं। पर मैं भी ठान लिया है कि उसे कैसे भी करके अपने घर पर लेकर ही आऊँगा। पहले हम भी रेहान के बारे में काफ़ी बुरा सोचते थे, लेकिन असलियत सामने आने के बाद हम उससे अब कोई बैर तो नहीं रख सकते हैं। वो भी हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और उसे अपने परिवार वालों के पास वापस लौट कर आना ही पड़ेगा। सागर सिन्हा कंसर्न जताते हुए बोला, मानो उससे ज़्यादा रेहान को कोई प्यार करता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लंबी सफ़र करने के बाद रेहान और उसके साथ ही मैक्सिको के शहर में इंटर कर चुके थे। जैसे ही उनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उन्हें लेने के लिए एक आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर वहां पर आया हुआ था। सतीश को देखकर वो मुस्कुराने लगा और उसे गले लगाकर कहा, क्या बात है भतीजे, इतने सालों बाद आज तुम्हारे चाचा की याद आई तुम्हें? मुझे तो लगने लगा था तुम लोग मुझे भूल ही चुके होंगे, लेकिन तुम्हें अपने सामने देखकर मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्या चाचा आप तो जानते ही हैं ना हमारी सिचुएशन कैसे रख लेते रहती हैं। इतना कहते हुए उसने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया और उन्हें अपने चाचा जी से मिलवाया। फिर आखिर में उसने स्पेशल इंट्रोडक्शन देते हुए रेहान की ओर इशारा करके कहा, चाचा जी मैंने आपको रेहान के बारे में बताया था ना, ये वही है रेहान राव। फ्रेंड्स, ये मेरे चाचा जी हैं, भले हमारे इसे खून का रिश्ता नहीं है लेकिन खून से बढ़कर है। तन्मय सामने आया और उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पूरे सफ़र पर सतीश बस आपकी ही तारीफ किए जा रहा था। मुझे लग रहा था कि सतीश फेंक रहा होगा, लेकिन आपको देखने के बाद मैं तो हैरान ही रह गया। सतीश के चाचा योगेश, जिनकी उम्र लगभग 48 से 50 की थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए उन सभी का स्वागत किया और गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। गाड़ी में बैठते ही उसने सतीश की ओर देखते हुए पूछा, तुमने मुझे रूडी एलन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था ना? हाँ, पर मुझे मालूम है आपने अभी तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा।
योगेश ने एक गहरी सांस ली और रियर व्यू मिरर में उनकी ओर देखते हुए कहने लगे, मैक्सिको में किसी का भी पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। किसी भी देश की कीमती सामान अगर गम हो जाए और उसे अगली सुबह मैक्सिको के ब्लैक मार्केट में ढूंढा जाए तो उनका सामान आसानी से मिल जाता है। पर इतना कहते हुए वो शांत हो गए। फिर कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोले, रूडी एलन मैक्सिकन में काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। इसके नाम से कई बड़े बड़े काम होते हैं यहाँ पर और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी सारी रिसोर्सेस लगाकर एलन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे बस उसके कुछ लोगों के बारे में ही पता चला जो उसके साथ रहते हैं। रेहान जो पूरे सफ़र पर साथ था उसने योगेश की ओर देखते हुए पूछा, एलन अक्सर कहाँ आता जाता है, इसकी कोई खबर है? योगेश ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ब्लैक मार्केट में एक कसिनो है, वहाँ पर ही वो ज़्यादातर दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी समय से उसे ना तो मैक्सिको सिटी में देखा गया है और ना ही ब्लैक मार्केट के उस कसिनो में। अगर तुम्हें कोई बड़ी डील करनी हो तभी उसके पास जाया जा सकता है, वरना उससे मिलना इतना आसान भी नहीं है। रेहान ने कुछ सोचकर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर आप एक खबर फैलाए कि एक आदमी सालों पुराना एक तलवार बेचना चाहता है। और तुम्हें लगता है कि एक तलवार को खरीदने के लिए रूडी एलन तुम्हारे सामने आएगा? आज तक न जाने कितने ही लोग उससे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन उससे मिलना तो दूर की उसकी शक्ल तक देखा नहीं पाया है। रेहान मुस्कुराया और कहा, तलवार का नाम डेमन स्वॉर्ड है, जो इंडिया के एक काफ़ी पुराने राजा का तलवार है, जिसकी कीमत लगभग 700 से 900 करोड़ के आसपास होगी। लोगों से श्रापित तलवार के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठे लोगों ने श्रापित तलवार का नाम सुना, सभी की आंखें बड़ी हो गई। डेमन स्वॉर्ड के बारे में किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन उन सभी को श्रापित तलवार के बारे में जरूर पता थी। जो भी श्रापित तलवार को हाथ लगाता उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी घटना हो ही जाती थी। रॉक्सी हैरानी से रेहान की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम इस तलवार के बारे में बातें कर रहे हो जिसे लोग पनौती समझते हैं? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे दुर्लभ चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं जिनकी कीमत ब्लैक मार्केट में हजारों करोड़ों तक पहुंच जाती है। इस श्रापित तलवार को पाने की लालसा में न जाने कितने ही लोग मारे गए, फिर भी उनकी मानसा दूर नहीं हुए और वो किसी भी हालत में इस तलवार को पाना चाहते थे। योगेश बोला, लेकिन तुम उस तलवार को यहाँ तक लेकर आओगे कैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो, बस उन्हें उसकी तस्वीर दिखा देना और हाँ, उन्हें कहना कि श्रापित तलवार से उसका श्राप हटा दिया गया है और वो तलवार किसी के पास भी आराम से रह सकती है। इतना कहकर रेहान ने सतीश को एक तस्वीर भेजी और उसने तुरंत अपने चाचा योगेश को श्रापित तलवार की तस्वीर दिखाई। श्रापित तलवार से निकलते हुए चमन और उसकी डिज़ाइन को देखकर योगेश के आंखों में चमक दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा मानो उसने कोई कीमती खजाना देख लिया हो। अद्भुत नाम इसका, श्रापित तलवार किसने रखा होगा? दिखने में यह कोहिनूर हीरा से काम भी नहीं है। उसने रेहान की ओर देखकर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सुबह होने से पहले ही यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैला दूंगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही विला के अंदर से कई सारे नौकर दौड़ते हुए बाहर निकले और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। योगेश ने सभी नौकरों को सामान अंदर लाने का इशारा किया और उन सभी को अंदर लेकर चलाया। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तुम सभी जाकर आराम कर सकते हो, हम कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, आपने मेरा पूरा बदन अकाल रहा है। इतनी लंबी सफ़र करने के बाद अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं तो फिलहाल के लिए अभी एक लंबी नींद लेने वाला हूँ और कल दोपहर को ही उठने वाला हूँ। अगर तुम सभी का सुबह कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर देना, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह तो मुझसे उठा नहीं जाएगा। उसने एक नौकर को अपना सामान लेकर आने को कहा और वह एक कमरे के अंदर जाकर बिस्तर पर फैलकर सो गया। एक खूबसूरत सी लेडी रॉक्सी के पास आए और उसे अपने साथ एक कमरे के अंदर लेकर चली आई। मैडम, यह आपका कमरा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमें तुरंत कॉल कर लीजिएगा, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया, रॉक्सी ने कहा और अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगी। कमरे की डिज़ाइन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे को बनाने में ही करोड़ों खर्च कर दिए हो। महंगे महंगे पेंटिंग्स, फर्नीचर्स, टाइल्स, विंडो कवर, बेड और कमरे से लगते बाथरूम, जिसकी डिज़ाइन की कोई बात ही नहीं की जा सकती। तन्मय और योगेश दोनों ही रेहान के साथ एक कमरे के अंदर में आए, जिस कमरे को खास करके उसके लिए ही तैयार किया गया था। अपना सामान सेट करने के बाद रेहान योगेश के साथ कर पार्किंग एरिया में चला गया। भैया ने आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में मुझे बताया था, इसलिए मैंने उसी के हिसाब से आपके लिए एक गाड़ी ढूंढ कर निकली है। वैसे इस तरह की गाड़ी मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान के पास पैसे होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। योगेश ने केयरटेकर को अपने पास बुलाया और उसके हाथों से एक चाबी लेकर शटर ओपन किया। सामने एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार खड़ी हो गई थी। योगेश गाड़ी के पास गया और एक ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करके उसके मॉडिफिकेशन को दिखाने का इशारा किया। योगेश गाड़ी की खासियत रेहान को बता रहा था और वही ड्राइवर उसकी मॉडिफिकेशन को दिखा रहा था। गाड़ी में कई तरह के वेपन इंस्टॉल किए गए थे, यहाँ तक कि मिनी मिसाइल के लिए भी गाड़ी के पिछले हिस्से में काम करवाया गया था।
लगभग बुखार किसी टैंक से काम नहीं थी। एक गैंग के पूरे अड्डे को तबाह करने के लिए ये कर ही काफ़ी थी। योगेश ने ड्राइवर से चाबी ली और गाड़ी के बोनट के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बोनट ओपन किया और बोनट के एक साइड से 2 छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बाहर निकाला जो कि एक हाथ के बराबर था। ये दिखने में लोहे के छड़ दिखाई देते हैं, लेकिन आप जैसे ही इन दोनों छड़ को आपस में जोड़ते हैं आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। जैसे ही योगेश ने दोनों छड़ को एक साथ मिलाया वो दोनों लोहे के छड़ एक भला की तरह दिखाई दे रही थी। इसमें भी खास तरीके से काम करवाया गया है। देखने में भले ही ये भला 3 मी का भी नहीं है, लेकिन इसका काम इतना खतरनाक है कि सामने वाला कुछ इस सेकंड में धराशायी हो जाएगा। और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत बात इसकी है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक शॉक जो किसी को भी बेहोश करने में सक्षम रखती है। मुझे कल रात यहाँ के सबसे महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करना है, इंतज़ार करो, हो जाएगा, बस आप मुझे खबर कर दीजिएगा कि आप कितना बजे हैं निकलने वाले हैं। रेहान ने इसके आगे उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और अपने कमरे की ओर चला गया। मेक्सिको में भले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात थी, लेकिन इंडिया में इस वक्त दिन होगा, इसीलिए योगेश ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और विश्व भाई को कॉल लगाया। विश्व भाई ने जैसे कॉल उठाया योगेश ने पूछा, ये लड़का रेहान रूडी एलन को ढूंढने के लिए यहाँ क्यों आया है? क्या इसका दिमाग खराब है क्या? भैया आप जानते हैं ना कि वो आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो गया ना, वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कॉल की दूसरी तरफ से योगेश को विश्व भाई की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही विश्व भाई ने कहा, तुमने अभी तक रेहान को जाना ही कहाँ है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। कुछ समय उसके साथ रहोगे तो उसे अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ, उन्हें वहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? भैया आपने ये काम मुझे सौंपा है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। इतने लंबे सफ़र को तय करके आने के बाद सभी थक चुके थे, इसलिए आते ही उनकी नींद लग गई और अगली सुबह दोपहर को ही उनकी आंखें खुली। रॉक्सी अपनी आंखों को मसलते हुए उठी और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ब्रेकफास्ट टेबल की ओर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचे उसने देखा कि इस वक्त सभी अपने अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था उन सभी की आंखें भी थोड़ी देर पहले ही खुली। रॉक्सी इधर उधर नज़रें दौड़ते हुए रेहान साहब को ढूंढने लगी, लेकिन रेहान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो इनमें से किसी को भी अच्छे से पहचानती नहीं थी, इसलिए वो किसी को बिना कुछ कहे ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद जस्टिन अंगड़ाई लेते हुए उसके बगल वाले चेयर पर जाकर बैठ गया और उससे कहा, क्या तुमने बॉस को देखा है? मेरी आंखें भी कुछ देर पहले ही खुली है और मैं फ्रेश होकर सीधे यहीं आ गई, लेकिन मुझे रेहान कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो हम लोगों से पहले ही उठकर कहीं चला गया हो। रॉक्सी ने जूस उसका गिलास उठाते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी वो हम लोगों की तरह आलसी थोड़ी ना है। जस्टिन ने मजाकिया लहजे में कहा और बाकी सभी लोगों को देखने लगा। वो उन सभी को जानता था और कुछ लोगों को करीब से पहचानता भी था, इसलिए उसका उनके साथ बातें करने में कोई झिझक नहीं हो रही थी। सतीश नौकर की ओर देखते हुए पूछा, योगेश चाचा और हमारे साथ जो लड़का आया था वो कहाँ है? साहब, योगेश साहब कंपनी के एक जरूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वह 1 बजे तक घर लौट जाएंगे। और रेहान? तन्मय ने पूछा। वो साहब योगेश साहब से निकलने से पहले ही आधे घंटे पहले ही विला से निकल गए थे। ठीक है। फिर उन लोगों ने नाश्ता किया और वापस से अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। वैसे भी आज उन लोगों को वहां पर रहकर कोई खास काम नहीं करना था, इसलिए सभी आराम करने लगे जब तक कि रेहान और योगेश दोनों ही विल नहीं लौट गए। दोपहर के लंच के वक्त सभी गार्डन के बने एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन के पास लगे एक छोटे से घर में बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे। वैसे तो वो विला काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा थी। सभी को शांत बैठा देख सतीश बात शुरुआत करते हुए बोला, मेक्सिको तो हम आ चुके हैं भाई, अब हमें आगे क्या करना है? आपने कहा था कि हम यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रखेंगे, तो फिर हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तन्मय बोला, लेकिन हमें पता तो चले आखिर हमें काम क्या करना है। भाई आपने तो हमें यहाँ पर बुला लिया, लेकिन यहाँ पर आकर हमें करना क्या है इसके बारे में आपने हमें कुछ बताया ही नहीं है। रेहान ने अपना चम्मच नीचे रखा और कहा, आज तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस रात का डिनर हम एक 5 स्टार होटल में करने वाले हैं। वहीं पर मैं तुम लोगों को तुम्हारा काम समझा दूंगा कि कल तुम लोगों को कौन कौन से काम को अंजाम देने हैं। अगर आप गुस्सा ना करें तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं भाई? तन्मय ने घबराते हुए रेहान से पूछा। पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? रेहान के इतना कहते ही मानो तन्मय के अंदर एक हिम्मत आ गई। उसने पूछा, अपने आने से पहले हमें मेक्सिको के ब्लैक मार्केट के बारे में बता रहे थे, तो क्या हमारा काम मेक्सिको के ब्लैक मार्केट के अंदर होने वाली है? मैं जानता हूँ यहाँ के ब्लैक मार्केट में करोड़ों के लेन देन होते हैं, तो क्या आप भी यहाँ पर अपनी कुछ कीमती चीज़ों का लेन देन करने के लिए आए हुए हैं जिसकी कीमत ब्लैक मार्केट में करोड़ों में है? तन्मय की बातों को सुनकर रेहान योगेश की ओर देखने लगा। उसका इशारा समझकर योगेश ने अपना मोबाइल निकाला और उन सभी को एक तस्वीर दिखाते हुए कहने लगा, जिस श्रापित तलवार के बारे में हम बातें कर रहे थे वो तलवार अब यहाँ के ब्लैक मार्केट में काफ़ी डिमांड में गई है।
लोग इस तलवार को पाने के लिए करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की कीमत लगाने को तैयार हो गए हैं। मैंने रूडी एलन के एक आदमी के पास इस तलवार की तस्वीर भेज दी थी, उसका भी रिप्लाई आ चुका है। उसने बताया कि एलन को ये तलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और वह इसे खरीदने के लिए परसों को ब्लैक मार्केट में आएगी जहां पर इस तलवार की एक्शन रखी गई है। जो इस तलवार की ज़्यादा कीमत लगाएगा ये तलवार उसी की हो जाएगी। रॉक्सी कुछ सोचते हुए रिहान की ओर देखकर बोली, ये तलवार हमारे देश के राजा महाराजाओं के सियासत से जुड़ी हुई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से इसकी कीमत लगाने पर इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर पेनल्टी बैठा सकती है कि तुमने इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े एक आर्टिफैक्ट को किसी और देश में गैर कानूनी तरीके से बचने की कोशिश की है। रेहान ने मुस्कुराते हुए रॉक्सी का सिंपल सा जवाब दिया, सबसे पहले बात तो मैं इस तलवार को एक एंटीक स्टोर से खरीदा है और इसका खरीदा हुआ रसीद भी है मेरे पास, तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट का कैसे हुआ। और बात रही इसकी हमारी कलर से जुड़े होने की, तो सभी लोग जानते हैं कि ये तलवार एक श्रापित तलवार है और इस तलवार को कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता, तो इंडियन गवर्नमेंट किस तहत पर मेरे ऊपर पेनल्टी बैठाएगी। उनका ऐसे करना बिल्कुल भी मैंने नहीं रखता है। फिर भी चंद पैसों के लिए तुम भारत के एक ऐसे आर्टिफैक्ट की कीमत लगाने जा रहे हो जिसे इंडियन गवर्नमेंट संग्रहालय में सजा कर रखना चाहती है, लेकिन एक छोटी सी कारण की वजह से वो उसे रख नहीं पा रहे हैं, और जब उसमें से श्रापित है गया है तो तुम इसे भारत सरकार को सौंप क्यों नहीं देते। रॉक्सी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसके जैसा देश प्रेमी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस तलवार को इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दूं और वो इसे संग्रहालय में रखकर हमारे राजा महाराजाओं के समय का उल्लेख करेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे दुर्लभ चीज़ों की कीमत लगाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा कीमत लगता है वो इस तलवार को अपने साथ लेकर चला जाता है। संग्रहालय में रखे जाने वाले अधिक से ज़्यादा चीज़ों को डुप्लीकेट बनाया जाता है, क्योंकि जिस जगह पर ज़्यादा कीमती चीज़ है रखी जाती है उसे जगह पर खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम्हें मेरी बातें बेफिजूल लग रही होगी, लेकिन जब तुम हकीकत से रूबरू होगी ना, तब मैं इसकी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। सतीश चिकन का पीस खाते हुए रेहान से पूछा, वैसे इस तलवार की कीमत रियल में कितनी है। तारांकन, इस तलवार को काफ़ी सदियों पहले बनाया गया था, जिस वजह से मैं इसकी असली कीमत तो बात नहीं पाऊंगा। हाँ, पर यह तलवार जिनके पास थी उनका कहना है कि यह तलवार उस सदी में दुर्लभ माना जाता था, जिसके वजह से इसकी कोई कीमत नहीं थी, पर उसे राज्य के महाराजा ने इसे अपने म्यान में शामिल किया, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में गिनी जाती थी। जैसे जैसे इसका कारनामा सबके सामने आता गया वैसे वैसे लोगों को इस तलवार के प्रति लालच उत्पन्न होने लगा, जिस वजह से इस तलवार को पाने के लिए उस राजा को कई बार जान से मारने की प्रयास की गई, लेकिन हर बार वो सभी नाकामयाब रहे। और तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। इस तलवार के मालिक ने। रॉक्सी ने रेहान से मजाकिये लहजे में पूछा। मैं जब अपनी मैडम के साथ उनके कॉलेज जाया करता था तब मैं वहाँ की लाइब्रेरी में इस तलवार और इसके मलिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, उसी से मुझे स्टार वार के बारे में इतना कुछ मालूम चला है। इस तलवार को तोड़कर भी एक छोटी तलवार बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और इस धातु से बनने वाला तलवार हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती है, ना तो उसके ऊपर खरोंच लगा सकती है और ना ही जंग। रेहान ने कहा, तो फिर तुम इस तलवार को बेचना क्यों चाहते हो। जब ये दरबार इतना ही खास है तो तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रख रहे हो, क्या पता आगे चलकर ये तलवार तुम्हारी ही काम आए। योगेश ने कहा, लेकिन रेहान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला, अभी 3 बजे बज रहे हैं, मैं तुम लोगों से 5 घंटे बाद पार्किंग लॉट में मिलूंगा। इतना कहते हुए उसने रॉक्सी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक ड्रेस भिजवाया है, आज तुम उसी को पहन कर डिनर के लिए चलोगे, क्योंकि उसके बाद हमें किसी से मिलने के लिए भी जाना है। रेहान के चेहरे की मुस्कान देखकर रॉक्सी एक पल के लिए उसके मुस्कान में ही खुशी गई थी। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसके आगे उसके मुंह से कुछ शब्द ही निकाल ही नहीं पा रहे थे। रेहान ने अपनी कार निकली और विला से बाहर निकल गया। कुछ देर की ड्राइव करने के बाद उसकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसने अपनी कार की चाबी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को थमाया और सीधे जाकर लिफ्ट के अंदर चला गया और 25वें फ्लोर का बटन दबाकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खड़ा हो गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला कई सारे लोग अपने हाथों में राइफल पकड़े उसकी ओर एमकी खड़े हो गए। रेहान इस वक्त बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और उसने उन लोगों की ओर देखते हुए कहा, फालतू में अपना जान क्यों गंवाना चाहते हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे ऊपर से नीचे देखने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हारे जैसे पर्सनैलिटी वाले सेक्स के साथ हमारे बॉस का क्या काम, चुपचाप से यहाँ से निकालो वरना। इतना कहते हो उसने अपनी राइफल की लवक खींचकर रेहान के ऊपर एम सेट कर दिया। रेहान अभी भी साथ खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं तुम लोगों की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए बेहतर होगा अपने बॉस को कहो अभी यहाँ मुझे जाकर मिले, वरना मैं तुम लोगों की लाश के ऊपर कदम रखकर उसके पास चला जाऊंगा। बॉयज, अगर ये एक भी कदम आगे बढ़े तो इसे गोली मार देना। लीडर का ऑर्डर सुनते ही सभी रेहान को घेर कर खड़े हो गए। तभी एक कमरे का गेट खुला और एक आदमी हड़बड़ाते हुए बाहर निकाला।
अपने लोगों को रेहान के ऊपर बंदूक तानकर खड़े देख वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सिक्योरिटी इंचार्ज के चेहरे पर एक जोरदार का तमाचा जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे परमिशन के बिना कुछ भी कदम मत उठाना। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अभी के अभी इसे माफ़ी मांगो वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन बॉस, आपने ही तो कहा था कि आपके परमिशन के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। हम तो बस आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और इस लड़के के पास तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, तो फिर हम इसे अंदर कैसे आने दे सकते थे। उस आदमी ने एक और तमाचा सिक्योरिटी इंचार्ज के चेहरे पर चढ़ दिया और बोला, जितना बोला जाए ना उतना ही करो, ज़्यादा बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ही तुम लोगों को अपने सिर पर चढ़ा कर रखा है। अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। वो आदमी जिसका नाम बाबा खान था उसने रेहान के सामने सिर झुकाते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ, बस इन लोगों को मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जो सिक्योरिटी गार्ड रेहान के सामने इतनी अकड़ के साथ खड़े हुए थे, अपने बॉस को इस तरीके से उसके सामने झुकता देख उन सभी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनका बस ऐसे डिसेंट दिखने वाले लड़के के सामने घुटने टेक कर अपना सर झुकाकर क्यों खड़े हैं। रेहान उसे इग्नोर करते हुए सामने रख सोफे पर जाकर बैठ गया और कहा, मुझे थोड़ी देर पहले ही इस जगह के बारे में मालूम चला और मैं यहाँ पर चलाया। अगर मुझे मॉरिसन ने इस जगह के बारे में बताया नहीं होता है तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। मैं जानता हूँ बॉस, हमारे लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप मेरा विश्वास करिए, आगे चलकर किसी से भी कोई गलती नहीं होगी। बाबा खान की कंसर्न को देखकर रेहान उसे उठने का इशारा किया और पूछा, ये फ्लो ही तुम्हारा है या फिर ये पूरा का पूरा होटल? बॉस, पहले मैंने ये पूरा फ्लो खरीद लिया, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा होटल अपने नाम कर लिया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि हमारा बॉस चेंज हो गया है तो मैंने सब कुछ चेंज करवा दिया। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बॉस, मैंने ये पूरा का पूरा होटल आपका नाम पर पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है। बाबा खान की बातों को सुनकर रेहान मुस्कुराया, क्योंकि आज वो सभी इसी होटल पर डिनर करने के लिए आने वाले थे। बॉस, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपके लिए तुरंत अभी ऑर्डर करके मंगवा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आया था। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो मैक्सिको में हमारा कितना गैंग मौजूद है? बाबा खान ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी बॉस, मैक्सिको में हमारे कुल 3 गैंग हैं, टाइगर, हंटर और सेप्टाइल। क्या तुम रूडी एलन के बारे में कुछ जानते हो? रूडी एलन का नाम सुनकर बाबा खान की आंखें छोटी हो गई और उसने घबराते हुए रेहान से पूछा, बॉस, आप उस जल्लाद से क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बॉस, वो आदमी को इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, जानवर। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि वो अपने लोगों तक को मरने से पहले एक बार नहीं सोचता। अगर उसके गैंग का एक भी मेंबर छोटी सी भी गलती करे तब वो उसे माफ़ नहीं करता। हम तीनों गैंग मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट और देश विदेश के बड़े बड़े अमीर लोगों का भी सपोर्ट है, इसलिए कोई भी उसके साथ दुश्मनी लेने के बारे में नहीं सोचता। वो कब आता है कब जाता है किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। उससे मिलने के लिए लोगों को कई मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर वो उससे मिल पाते हैं, लेकिन वो इसमें भी उन लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखता है। बाबा खान की बातों को सुनकर रेहान को योगेश की बातें याद आ रही थी। उसी ने भी तो बिल्कुल जैसा बात है उसे बताई थी। अखिल, क्या खास बात है इस शख्स में जो ये पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है? कुछ देर वहां पर बिताने के बाद रेहान वहां से निकल गया। अनजान शहर होने के बावजूद भी उसे किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं था। मैक्सिको में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर कोई डर डर कर अपना कदम रखता है, लेकिन रेहान बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी एक जगह पर पार्क करके एक पार्क के अंदर जाकर बैठ गया। मौसम काफ़ी सुहाना था, जिस वजह से पार्क के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। उन सभी को देखकर रेहान को हिना का याद आने लगा। उसे खुद पता नहीं चला कि कब हिना के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी, हे, छोड़ दो मेरी बेटी को, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? अबे बुड्ढे, कितनी बार कहा है कि हमारा पैसा लौटा दो, लेकिन तुम्हारे भेजे पर बात ही नहीं आती। अब तुम जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं चुका देते हैं तुम्हारी बेटी हमारे पास रहेगी। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, हमें हमारा पैसा लौटा दो और अपनी बेटी ले जाओ। अगर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ तो तुम्हारी बेटी का ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर वो आदमी रोते हुए बोला, इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने अपनी घर तक गिरवी रख दी है, अपनी गाड़ी बेच दी, फिर भी मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे को जमा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे जितने पैसे लिए थे उसे मैंने चुकता कर दिया है, अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे ब्याज को चुका दूंगा। वो लड़का हंसते हुए बोला, अभी तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है हमें देने के लिए और तुम पैसे चुकाने की बातें कर रहे हो। फिर उसकी नज़र उसकी बेटी के खूबसूरत है बदन के ऊपर गई। उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्याज चुकाने का एक रास्ता बताता हूँ।
आज की पूरी रात तुम्हारी बेटी हमारे गैंग के पास होगी और कल इसी समय पर हम तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटा देंगे। तुम्हारी ब्याज भी पूरी हो जाएगी और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो गुस्से से उनकी ओर देखते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें करने की? वो अभी सिर्फ 17 साल की है और तुम उसके सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। वो लड़का उस लड़की को और जोर से जकड़ते हुए बोला, तब तो और अच्छी बात है, इस कमसिन कली का लुत्फ उठाने का मज़ा सबसे पहले हमें मिलने वाला है। अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ सुनाने के बाद वो आदमी अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। वो आदमी उनके लीडर से भीख मांग रहा था, लेकिन वो लड़का हंसते हुए उसकी ओर देखने लगा। 24 घंटे है तुम्हारे पास, ये तो तुम हमारा पैसा हमें लौटा दो या फिर अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ा, रेहान बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। वो आदमी अचानक अपने सामने एक मास्क पहने खड़े लड़के को देखकर डर गया था। अबे कौन हो तुम? रेहान ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। उनका लीडर 2 कदम पीछे जाकर नीचे गिर गया और अपने मुंह के सामने अपने हाथ को रख दिया। उसके मुंह से लगातार खून बहते ही जा रहे थे। वो बच्ची तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास चली गई और उसे गले लगा लिया। अपने लीडर की ऐसी हालत को देखकर बाकी सभी लड़के रेहान की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रेहान ने बिना वक्त गवाए उन लोगों को वहीं ढेर कर दिया। लीडर गुस्से से रेहान की ओर देखते हुए बोला, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। रेहान उसके पास गया और उसके बगल में गिरे चाकू को उठाकर उसके सीने पर रख दिया। पहली बात तो ये कि मुझे अंजाम की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, उसकी सजा सिर्फ मौत है। वो लड़का को समझ पाता उससे पहले ही रेहान ने उसके दिल के अंदर चाकू घुसा दिया था। अचानक में इस हादसे के वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे। यहाँ पर अभी किसी की मौत हुई थी और वो किसी गैंग का मेंबर था। अगर वो लोग वहीं पर रुके रहे तो वो भी बेमौत मारे जाते। उस बच्ची का पिता रेहान के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन रेहान ने उसे तुरंत वहां से जाने का इशारा किया, क्योंकि वहां का माहौल अब बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पार्क की खाली होने के बाद रेहान वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके हाथों में बने एक टैटू के ऊपर पड़ी, जो कि बाकी सभी गैंग मेंबर के हाथों में भी बने हुए थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस टैटू का एक पिक्चर ले लिया और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। 1 घंटे के बाद योगेश इस वक्त अपने विला के हॉल में बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में दिखाई दे रहा था। सतीश उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या बात है चाचा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? योगेश उसकी ओर देखते हुए बोला, हम जहां पर हैं वहां पर एक छोटी सी मामला भी काफ़ी बड़ी हो जाती है भतीजे। आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सतीश कंफ्यूज होकर बोला। योगेश ने कहा, 1 घंटे पहले किसी ने ड्रैगन के राइट हैंड को बेरहमी से जान से मार दिया। इस बात को लेकर अब मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। ड्रैगन के लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। उनका लीडर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और जिसने भी उसके लोगों की जान ली है वो उसे मारने के लिए पागल हुए जा रहा है। तो क्या हम ऐसी हालत में दिन के लिए जाएंगे? चाचा जी, हम दिन के लिए बाहर निकले, कहीं हम ही दिन बन गए तो? मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। सतीश के चेहरे की ओर देखते हुए तन में बोला, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रेहान भाई इसके बारे में मानेंगे? अगर वो नहीं मानेंगे तो हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। इस हालत में अगर हम बाहर निकले तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। योगेश ने उन सभी को समझाते हुए कहा। सतीश अपना मोबाइल निकलते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी भाई को कॉल लगाकर सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। अगर उन्होंने कुछ और प्लान बना लिया होगा तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। पूरी रिंग जाने के बाद भी रेहान ने उसका कॉल नहीं उठाया। ये देखकर उसने और 2-3 बार रेहान को कॉल लगाया, फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। ये भाई मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? तभी योगेश के मोबाइल में एक कॉल आया और उसने जैसे ही सामने वाले की पूरी बातें सुनी, उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, चारों तरफ दंगे शुरू हो चुके हैं, बेहतर होगा हम में से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ड्रैगन के लोग पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने उनके लोगों की जान ली है। तभी बाहर से रेहान अंदर आते हुए दिखाई दिया। उन लोगों को इस तरह से शांत बैठे देख उसने पूछा, क्या हुआ? तुम लोगों को डिनर के लिए नहीं चलना है? अपने कमरे में जाकर ड्रेस बदल लो, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। रेहान ने जैसे ही अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाया, पीछे से सतीश बोला, भाई शायद आपको नई खबर मालूम नहीं है, बाहर शहर में दंगे हो रहे हैं। किसी ने ड्रैगन गैंग के कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिए हैं। अब जब तक दंगे फसाद काम नहीं हो जाते हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। रेहान पीछे मुड़ा और उन लोगों की ओर देखते हुए बोला, हम जिस होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं उस तरफ कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। जाओ अपने अपने कमरों में तैयार होकर मुझे आधे घंटे में मिलो। रेहान के वहां से जाते ही सभी की नज़रें सतीश की ओर चली गई।
सतीश की बातों को सुनकर उन लोगों को लगा था कि रेहान कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे इस तरह से देख उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब उसे किस तरह से समझाएं कि बाहर जाना इस वक्त कितनी खतरे वाली हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तन्मय अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ ये ड्रैगन है जिसके कुछ लोगों को किसी ने जान से मार दिया, और ये एक आदमी है जिसने अकेले ही एक खतरनाक ड्रैगन को खत्म कर दिया। तन्मय की बातों को सुनकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। रॉक्सी उससे बोली, तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ रहे हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, तुम्हारी बातें हम में से किसी को समझ में नहीं आ रही। तन्मय ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, दरअसल हम जब ब्लू माउंटेन की खोज करने के लिए गए हुए थे तब हमें पता चला था कि वहाँ कोई ब्लू माउंटेन नहीं बल्कि झील के नीचे क्रिस्टल द्वारा बने एक पहाड़ है जो धीरे धीरे करके चारों तरफ फैल रहा था। जब रेहान बॉस नीचे पता करने गए तब उन्हें एक ड्रैगन मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। रेहान बॉस और ड्रैगन के बीच टक्कर की लड़ाई हो रही थी, लेकिन आखिर में वो खतरनाक ड्रैगन कहीं गायब हो गया। हमारे वहाँ से जाने के बाद कबीले वालों ने ड्रैगन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जहाँ हम एक जंगली भैंस को देखकर उल्टा पाँव भागने लगते हैं, वहीं इसने तो उड़ने वाले ड्रैगन को खत्म कर दिया, तो क्या तुम लोगों को लगता कि है एक इंसान से डर जाएगा? तन्मय की बातों को सुनकर रॉक्सी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लू माउंटेन में उन्होंने एक ड्रैगन देखा था जिसने रेहान के ऊपर हमला भी किया, पर वो ड्रैगन ज़्यादा समय के लिए उसके सामने भी टिक नहीं पाया। सतीश अपने चाचा की ओर देखते हुए बोला, चाचा, अगर बॉस कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने ज़रूर कुछ सोच रखा होगा इसके बारे में। हमें फ़िलहाल के लिए तैयार होना चाहिए, क्या पता उनकी बातों को ना सुनने पर वो हमसे नाराज़ हो गए तो। पहले ही पापा ने मुझसे कहा है कि मुझे उनकी सारी बातों को मानना है, अगर मैं उनकी बातों को नहीं सुना तो बॉस का पता नहीं, लेकिन पापा मुझे ज़रूर पनिश करेंगे। अगर तुम्हारे पिता हमें सज़ा देते हैं तो हम उस सज़ा को झेल लेंगे, लेकिन अगर इस बीच हमारी मौत हो गई तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे? चाचा, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। अगर आप हम लोगों के साथ आना नहीं चाहते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं उनके साथ दिन के लिए ज़रूर जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? ड्रैगन के लोग इतने भी सीधे साधे नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में जानकर तुम्हें जाने देंगे। उनसे पंगा लेने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। मैं उनसे तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। सतीश कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अभी क्या होने वाला है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अपने पापा की बातों को नहीं टाल सकता। अगर इस बीच मेरी जान भी चली जाती है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर सतीश अपने कमरे की तरफ चला गया। धीरे धीरे करके बाकी सब भी अपने कमरों में तैयार होने के लिए चले गए। बस रह गए तो योगेश जी, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विश्व भाई को कॉल करके सारी बातें बता दे, लेकिन विश्व भाई ने भी उन्हें बस यही कहा कि वो रेहान का कहा माने। अगर उनकी जान खतरे में हुई तो रेहान सब कुछ संभाल लेगा। सभी के तैयार होने के बाद रेहान उनके साथ दिन के लिए होटल चला गया। बाबा खान जैसे ही रेहान और उनके लोगों को आते हुए देखा, वो तुरंत उन लोगों को रिसीव करने के लिए पहुंचा। रॉक्सी जिस तरीके से इस वक्त रेहान की कलाई पड़ी हुई थी वो बिल्कुल रेहान की फियांसे लग रही थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। होटल के ओनर बाबा खान को खुद रिसीव करने के लिए आते देख योगेश हैरान था। वो वहाँ पर कई बार डिनर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन आज से पहले कभी भी बाबा खान को उसने किसी को रिसीव करने के लिए खुद चलकर आते हुए नहीं देखा था। इस होटल के सबसे लग्जरियस स्वीट में पार्टियां होती थी। इतने बड़े होटल में बस वही लोग पार्टियां मानते थे जिनके पास बेशुमार दौलत मौजूद थी। खुद के होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन के दावत होने पर भी बाबा खान आते नहीं थे। कई लोग तो सिर्फ बाबा खान से मिलने के लिए ही ऐसी पार्टी में आया करते थे, पर बहुत ही कम पार्टियों में उन्हें देखा जाता था। बाबा खान सिर्फ अपने कुछ खास रिलेटिव और अपने दोस्तों के पार्टियों में ही शामिल होते थे, लेकिन आज उन्हें रेहान को रिसीव करने के लिए आते देख योगेश की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसकी आंखें तो और भी बड़ी हो गई जब उसने टाइगर, हंटर और सैप्टाइल गैंग के लीडरों को वहां पर देखा। बाबा खान उन लोगों को उस होटल के सबसे महंगे स्वीट में लेकर चला गया। सभी के बैठने के बाद उसने खुद उन सभी का ऑर्डर लिया और उनके खाना आने तक रेहान के बगल में ऐसे खड़ा रहा मानो वो उसका नौकर हो। अपने चाचा को इतनी देर से किसी को घूरते देख सतीश ने धीरे से उनके कलाई के स्लिप्स को खींचते हुए पूछा, क्या बात है चाचा, आप इस वेटर को इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आज से पहले आपने इस वेटर को यहाँ पर देखा ही ना हो। वो लोग सतीश की बातों को ना सुन सके, इसलिए उसने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया और धीरे से बोला, पागलों की तरह बातें मत करो। वो तुम्हें किसी नज़र से वेटर दिखाई दे रहा है बेवकूफ़। वो मैक्सिको का सबसे अमीर आदमी है, बाबा खान नाम है उसका, और ये होटल जहाँ पर हम खाना खाने के आए हुए हैं ना, ये होटल भी उसी का है। अपने चाचा की बातों को सुनकर सतीश हैरान होकर रेहान के बगल में खड़े बाबा खान की ओर देखने लगा। उसने इस वक्त काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन रेहान के सामने वो उसका नौकर ही दिखाई दे रहा था। योगेश धीमी आवाज में सतीश से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ के 3 बड़े गैंग के बारे में बताया था ना, ये उन्हीं तीनों गैंग के लोगों को संभालता है। फिर उसने उसके पीछे खड़े 3 लोगों की ओर आंखों से इशारा करके कहा, और उसके पीछे जो 3 लोग 3 पीस सूट में खड़े हुए हैं वो सभी उन तीनों गैंग्स के लीडर हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अचानक ये तीनों गैंग लीडर यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी हमारे डिनर पार्टी में। चाचा जी, आप शायद बोल रहे हैं उनका बॉस भी यही मौजूद है। रेहान ने बाबा खान को सामने के लगे चेयर पर बैठने का इशारा किया, जिसके बाद बाबा खान उन तीनों गैंग लीडरों को भी बैठने का इशारा किया और खुद रेहान के सामने वाले चेयर में जाकर बैठ गया। बाबा खान रेहान की ओर देखते हुए बोला, बॉस, मॉरिसन से बात हुई कुछ देर मेरी, उसने कहा कि है आप किसी खास काम से यहाँ पर आए हुए हैं, बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तभी उन तीनों गैंग लीडरों में से एक ने कहा, हम यहाँ के सभी इलाकों को जानते हैं, आपको जहाँ कहीं भी जाना हो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हमारे लोग आपके साथ होंगे। नहीं, तुम लोगों को इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक छोटी सी कीमती चीज़ लेने के लिए यहाँ आया हूँ, जो कि मुझे एक ही शख्स के पास मिलने वाली है, जिसका नाम है रूडी एलन। इतना कहकर रेहान उन सभी की ओर देखने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या उन सभी के शक्लें भी रूडी एलन नाम सुनकर कुछ हरकत होता है या नहीं। हंटर गैंग का लीडर विंसेंट मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप रूडी एलन से कोई कीमती चीज़ खरीदना चाहते हैं? कोई बात नहीं है बॉस, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। वास्को, जो कि सेप्टाइल गैंग का लीडर था, उसने कहा, बॉस, आप चाहे जो चीज़ भी उससे खरीदना चाहते हैं हम दुगनी कीमत लगाकर उससे खरीद लेंगे। उन दोनों की बातों को सुनकर बाबा खान ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बोला, बॉस, आखिर वो क्या चीज़ है जिसे आप उसके पास से खरीदना चाहते हैं? हमें जितना पता है उसके पास ऐसी कोई कीमती चीज़ मौजूद नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और वैसे भी मैं वो अपने पास ज़्यादा कीमती वाले सामान को नहीं रखता है, उन सभी सामानों को रखने के लिए और भी कई सारे लोग हैं उसके पास। आपको क्या चाहिए आप बताएं हमें, हमारे लोग कल सुबह ही आपके पास उसे लेकर चले आएंगे। रेहान ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बोला, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे उसके पास से जो चीज़ चाहिए उसकी कीमत हज़ारों करोड़ों तक पहुंच सकती है, इसलिए मैं आराम से इस डील को पूरा करना चाहता हूं। हज़ारों करोड़ों की बातों को सुनकर सभी लोग एकटक रेहान की ओर देखने लगे। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी रकम के बारे में बातें करता तो वह उन सब के लिए नॉर्मल होती, लेकिन उनके सामने जो शख्स बैठा था उसके रहन सहन को ही देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता कि उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं। अगर कोई अंदाजा लगाना भी चाहेगा तो 1-2 करोड़ से ज़्यादा की अंदाजा भी लगा नहीं पाएगा। रॉक्सी रेहान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी रकम नहीं बोल दी है? देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी रकम की चीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार जो फाइट जीती थी उसमें मुझे काफ़ी भारी रकम मिला था, अगर तुम चाहो तो मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारे उस चीज़ को खरीदने में लगा सकती हूँ, लेकिन उतना ही जितना मेरी कैपेसिटी होगी। अरे मैडम, आप पैसों की फिक्र क्यों कर रही है? हम हैं ना, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, और वैसे भी इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक होना क्या आम बात है? अगर बॉस चाहें तो सिर्फ एक कॉल लगाकर पूरे शहर को खरीद सकते हैं। बॉस, हम आपके साथ हैं, क्या मैं अभी रूडी को लगाकर एक मीटिंग फिक्स कर लूँ? रेहान ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, कल यहाँ के सबसे बड़े ऑक्शन हॉल में दिमन तलवार, जिसे लोग श्रापित तलवार के नाम से जानते हैं, उसकी बोली लगने वाली है। इतनी पुरानी तलवार की कीमत 1000 करोड़ तक जरूर पहुंचेगी। ओह, तो आपने रूडी एलन को उसके बल से बाहर निकलने का ये तरकीब निकाला है। किसी को पता हो या ना हो, उसे एंटीक और पुरानी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और वो अपने पास उन सभी चीज़ों को जरूर रखता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, बाबा खान ने कहा। वहीं सतीश इस वक्त किसी कन्फ्यूजन में गुम था। उसने रेहान की ओर देखते हुए बोला, भाई एक बात बताइए, ये लोग आपको बॉस कहकर क्यों पुकार रहे हैं? मुझे मालूम है कि ये चारों कोई आम लोग नहीं है, ये तीनों मैक्सिको के बड़े बड़े गैंग के लीडर है, और आपके सीधे में बैठा ये शख्स इन लोगों को गाइड करता है, तो फिर यह आपको बॉस क्यों पुकार रहा है? सतीश की बातों को सुनकर सभी की नज़रें रेहान की ओर चली गई, क्योंकि उन्होंने भी उनके मुंह से रेहान के लिए बॉस शब्द का प्रयोग करते हुए सुन चुके थे। योगेश बोला, मैं इन्हें काफ़ी सालों से जानता हूं और 1-2 बार इसे पार्टियों में भी मिला हूं, लेकिन हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि इनके पास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद रहता ही था, जो कि कई सारे देश के बड़े बड़े लोग होते थे। पर वही आदमी आज आपको रिसीव करने के लिए गेट तक आया। टाइगर, सेप्टाइल और हंटर तीनों गैंग के गैंग लीडर आपसे मिलने के लिए आया, आखिर आपका रियल आइडेंटिटी क्या है? रेहान ने अपना चम्मच नीचे रखा और कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? सिंपल सी बात है, ये लोग अगर मुझे बस बुला रहे हैं तो मैं इनका बॉस हूँ। और बात रही कि मैं इनका बॉस कैसे बना, तो तुम लोगों ने अंडरवर्ल्ड डॉन राघवन के बारे में ज़रूर सुना होगा। हाँ, उसे कौन नहीं जानता, उसकी पहुँचे तो दूसरे देश के बड़े बड़े गैंग लीडरों के साथ भी थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसे किसी अनजान शख्स ने मौत के घाट उतार दिया और उसके गैंग का नया बॉस बन चुका है। मैक्सिको में भी उसके कई सारे लोग हैं, लेकिन कौन उनके लिए काम करता किसी को पता ही नहीं है। योगेश की बातों को सुनकर विंसेंट हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा हमारे गैंग के बारे में पता लगाना इतना आसान है? किसी भी देश का कानून हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकल नहीं सकती है। हमारा काम क्या है कोई नहीं जानता है, और कितना फ़ायदा हुआ है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता।
रेहान बोला, कुछ समय पहले मेरी दुश्मनी राघवन के साथ हुई थी, हमारे बीच लड़ाई हुई जिसमें उसके दोनों बेटे और वो मारा गया। मेरा कोई इरादा नहीं था इस गैंग को टेक ओवर करने का, लेकिन बिगड़ती हालत की वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसे मैं उठाना नहीं चाहता था। मतलब अब तुम सिल्वर ड्रैगन ग्रुप के बॉस हो, मतलब दुनिया के सबसे बड़े गैंग में से तुम्हारा गैंग अब नंबर 1 में है और तुम उस गैंग के लीडर हो। तन्मय ने के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि सिल्वर ड्रैगन ग्रुप इस वक्त किस ऊंचाई पर है, लेकिन हाँ, इस गैंग से जुड़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे चलकर बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन क्या इसके बारे में मैं अभी तक सोचा नहीं है। रेहान की बहकी बातों को सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉक्सी और जस्टिन ये सुनकर ही हैरान थे कि रेहान इतने बड़े गैंग का लीडर बन चुका है। जस्टिन ये सोचकर हैरान था कि वो जिनके लिए काम किया करता था वो भी अब रेहान के सामने कुछ नहीं थे। रेहान कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को मसाल सकता था। डिनर करने के बाद बाबा खान और तीनों गैंग लीडर उन सभी को छोड़ने के लिए नीचे पहुंचे। रेहान ने उन सभी की ओर देखकर कल की ऑक्शन पार्टी में आने को कहा। वो सभी जैसे ही वहां से निकलने वाले थे तभी एक काली कलर की कार वहां आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकाला और दौड़ते हुए बाबा खान के पास जाकर हॉर्न लगा। डेविड, क्या हुआ, तुम इस तरह से हॉर्न क्यों रहे हो? डेविड लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, भाई ड्रैगन ग्रुप के लोग हमारे गैंग के लोगों को मार रहे हैं। उन्हें शक है कि हमारे गैंग के लोगों ने ही ड्रैगन ग्रुप के लीडर के राइट हैंड को जान से मारा है, इसलिए वो सभी हमारे लोगों के ऊपर हमला बोल दिए हैं। किसी को भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा है, लेकिन वो सभी पागलों की तरह हरकतें करते हुए हर एक गैंग के लोगों को मार रहे हैं। बाबा खान रेहान की ओर देखते हुए बोला, बॉस, मुझे लगता है आपके यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अपने गैंग के राइट हैंड को खोकर ड्रैगन गैंग का लीडर पागल हुए जा रहा है। बाबा खान की बातों को सुनकर रेहान ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपना मोबाइल निकालकर एक तस्वीर उसकी ओर दिखाते हुए बोला कि तुम इस निशान के बारे में जानते हो? बाबा खान एक नज़र देखते हैं उसे टैटू को आसानी से पहचान लिया, ये तो ड्रैगन ग्रुप का टैटू है। ओह, तो वो आदमी ड्रैगन ग्रुप के लीडर का राइट हैंड था जिसे मैं पार्क में मार दिया। रेहान को कहीं कोई देख बाबा खान की आंखों में कुछ हलचल होने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, बॉस, आपने इस निशान को कहाँ से क्लिक किया है? लेकिन रेहान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपने सभी साथियों की ओर देखते हुए बोला, तुम लोग फिलहाल के लिए घर जाओ, मुझे एक छोटा सा काम पूरा करना है। मैं कुछ देर में तुम लोगों को विला में मिलूंगा। हो सके तो मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। फिर उसने पीछे मुड़कर बाबा खान और उन तीनों गैंग लीडरों की ओर देखकर एक गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही रेहान ने गाड़ी स्टार्ट की और वो सभी वहां से दूसरी तरफ निकल गए। किसी को कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं मिला। सतीश बोला, मुझे तो लग रहा था कि हम भगवा भाई के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उनके बारे में एक और नई बातें उमड़ कर आती है। इतना कहकर उसने जस्टिन की ओर देखा और उससे पूछा, तुम तो उसे काफ़ी करीब से जानते हो ना, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम है? जस्टिन ने एक लंबी सांस भरी और कहने लगा, मुझे बॉस के बारे में बस एक ही बात मालूम है। कौन सी? सतीश ने तुरंत पूछा। यही कि बॉस को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफों को सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके करीबी वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो उनकी जिंदगी ही बदल कर रख देता है। जस्टिन ने कहा। उधर रेहान और बाकी सभी इस वक्त एक चौराहे के पास खड़े हुए थे जहां पर ड्रैगन के लोग उनके आदमियों की पिटाई कर रहे थे। ये कहा जाएगी वो सभी उनकी जान ले रहे थे। डेविड ने जब अपने साथियों की ऐसी दुर्दशा देखी वो रोते हुए बाबा खान की ओर देखते हुए कहने लगा, भाई जान, आप कुछ करिए, देखिए ये लोग किस तरह से हमारे लोगों को मार रहे हैं। बाबा खान दौड़ते हुए एक आदमी के पास गया जिसने इस वक्त उनके एक साथी का गिरबन पकड़ रखा था और अपने हाथों में खंजर पड़े उसके अंदर घुसने ही वाला था कि बाबा खान ने उसे एक जोर की लात मारी और उसे आदमी को दूर हटकर उसे लड़के अपनी तरफ खींच लिया। बाबा खान को वहां पर देखकर तभी एक मुच्छड़ आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, तो आप यहाँ पर पहुंच ही गए बाबा खान, मैंने तो सुना था आज आप अपने होटल में किसी खास मेहमान के साथ डिनर करने में व्यस्त हैं। बाबा खान ने अपना एक हाथ ऊपर उठकर उस आदमी को शांत कर दिया और बोला, कोई नहीं जानता कि किसने तुम्हारे गैंग के उन लोगों को जान से मारा है, तो फिर तुम हमारे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर क्या सबूत है कि हमारे लोगों ने ही तुम्हारे उन लोगों की जान ली है? कोई सबूत तो अभी हमारे सामने दिखाओ, वरना तुमने जो कारनामा दिखाया है उसका हिसाब तो मैं चुकता करके ही रहूंगा। ओह, ऐसा क्या? मुच्छड़ ने अचानक से एक चाकू निकाल और उसके पेट की ओर चला दिया। गनीमत थी कि उसके पेट के ऊपर वाला ही खाल काटा, वरना बाबा खान को भारी नुकसान झेलने को पड़ सकता था। तुम्हारी ये मजाल, तुमने हमारे ऊपर हमला करने की हिफाकत की। बरकत खान इसका अंजाम था, तुम्हें भुगत नहीं पड़ेगा। क्या तुम अपने 5 लोगों के साथ हमसे लड़ोगे? बाबा खान जैसे पीछे मुड़ा, पीछे सिर्फ 5 लोग खड़े हुए थे, तीनों गैंग लीडर डेविड और रेहान। बरकत खान ठहाका लगाते हुए बोला, लगता है आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों में ही लिखे हुए हैं बाबा खान।
उसने जैसे ही अपनी खंजर घुमाई बाबा खान को ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी ने पीछे खींचा है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और पीछे जाकर गिर गया और खंजर उसके शरीर में लगने के बजाय रेहान के शरीर से टकराया, लेकिन रेहान को छोटी सी खरोच तक नहीं आई। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बरकत खान हैरान था। उसने पूरी पावर लगाकर खंजर उसकी ओर चलाई थी, फिर भी उसे छोटी सी खरोच तक नहीं लगी। एक नए आदमी को अपने लीडर के साथ लड़ाई करते देखा ड्रैगन गैंग के बाकी सभी मेंबर उनके आसपास आकर जमा हो गए। अपने पीछे इतने सारे लोगों को देखकर बरकत खान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए रेहान की ओर देखने लगा, लेकिन रेहान का सीरियस चेहरा देखकर उसका हंसी तुरंत ही गायब हो गया। रेहान ने एक झटके में ही उसके हाथों से खंजर छीन लिया और उसे अपने बाजुओं में झगड़कर वहां पर मौजूद बाकी सभी गुंडों की ओर देखते हुए बोला, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड है, मेरे सामने घुटने टेक दो वरना तुम्हारा ये सरदार तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अपने पीछे इतने सारे लोगों को देखकर बरकत खान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए रेहान की ओर देखने लगा, लेकिन रेहान का सीरियस चेहरा देखकर उसका हंसी तुरंत ही गायब हो गया। रेहान ने एक झटके में ही उसके हाथों से खंजर छीन लिया और उसे अपने बाजुओं में झगड़कर वहां पर मौजूद बाकी सभी गुंडों की ओर देखते हुए बोला, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड है, मेरे सामने घुटने टेक दो वरना तुम्हारा ये सरदार तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अपने लीडर को रेहान के शिकंजे में देख सभी गुंडे अपने हथियार को नीचे डालकर घुटने के बल बैठ गए। रेहान मुस्कुराया और कहा, तुम लोगों को अपने सामने कैसे झुकना है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, तुम लोग बिना किसी लीडर के कुछ नहीं कर सकते। फिर उसने बरकत खान से कहा, जल्दी से अपने बॉस को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि जिसने उसके राइट हैंड को जान से मारा है वो मिल चुका है, पर वो हमें अभी तक मिला नहीं है। बरकत खान की बातों को सुनकर रेहान दोबारा से मुस्कुराने लगा, हम दरअसल किसी और ने नहीं, मैं ही तुम्हारे बॉस के राइट हैंड को पाक में बेरहमी से मारा था। अब क्या तुम अपने बॉस को कॉल करके यहाँ पर बुला सकते हो? रेहान की बातों को सुनकर बाबा खान और बाकी लोग हैरान थे, वही बरकत खान को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? हाँ, कि तुम्हारे कहने से मैं अपने बॉस को यहाँ पर बुला लो ताकि उनकी जान खतरे में पड़ जाए। अगर तुमने हमारे बॉस के राइट हैंड को जान से मारा होता तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि किसी बिल में छिपे हुए होते हैं, और तुम खुलेआम सबके सामने ये ऐलान कर रहे हो कि तुमने ही हमारे बॉस के राइट हैंड को जान से मार दिया। रेहान हंसते हुए बोला, पता नहीं आखिर तुम लोगों को हो क्या जाता है कि तुम लोग सच को अपने सामने देखते हुए भी उसे पर विश्वास क्यों नहीं करते। उसने अपने सर को खुजाते हुए बरकत खान से बोला, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसकी मौत की डिटेल बता सकता हूँ। वो अपना पैसा किसी से मांगने के लिए वहां पर गया था, लेकिन उसे आदमी ने उसका सारा पैसा चुकता कर दिया था, बस किस्त चुका नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने उसे आदमी की बेटी को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ गलत बर्ताव करने लगा। मैं वहां पर बस टहलने के लिए गया था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर मेरा पारा हाई हो गया और मैंने उसी के चाकू से उसके सीने में घोंप दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इसी चाकू से तुम्हारे सीने के अंदर डालकर वो नज़ारा दोबारा से दिखा सकता हूँ। बरकत को जब दर्द का एहसास होने लगा उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है, मैं अभी अपने बॉस को कॉल लगाता हूँ। रेहान ने उसे तुरंत छोड़ दिया और उसके घुटने पर एक लात जड़ दिया, जिससे बरकत घुटने के बाल जमीन पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। बरकत दर्द से करते हुए ड्रैगन गैंग के लीडर जॉनसन हंट को कॉल मिलने लगा। जॉनसन इस वक्त मैक्सिको के कब्रिस्तान पर खड़ा हुआ था, जहां पर उसके राइट हैंड को दफनाने के लिए लेकर लाया गया था। तभी एक आदमी अपना मोबाइल लेकर उसके पास आया और धीमे से उसके कानों में कुछ कहकर मोबाइल उसके हाथों में थमा दिया। हेलो 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 बॉस, मैं बरकत बोल रहा हूँ। बॉस, जिसने फ्रेडरिक को मारा है वो मिल चुका है, आप तुरंत यहाँ आ जाए, उसे वहीं पर रोक कर रखना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने लोगों की ओर देखते हुए बोला, जिसने फ्रेडरिक को मारा है वो मिल चुका है। इतना सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग जॉनसन की ओर देखने लगे। अब फ्रेडरिक की अंतिम संस्कार तब ही होगी जब हम उस आदमी को मारकर फ्रेडरिक के बगल में उसकी कब्र नहीं खोद लेते। उसने गलत इंसान से पंगा लिया है, अब उसकी मौत ही यहाँ लेकर आएगी। चलो। आधे घंटे में ही वो सभी उस चौराहे पर पहुंच गए जहां पर रेहान और उसके सभी साथी मौजूद थे। जॉनसन वहां पर आ रहा है ये सुनकर बाबा खान, सैम, वास्को, विंसेंट, डेविड पांचो डर रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने तुरंत अपने लोगों को भी कॉल लगाकर वहां पर बुला लिया था ताकि दोनों तरफ से बराबरी की लड़ाई हो। बरकत गुस्से से रेहान को घूरे जा रहा था। उसने कहा, अभी भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं यहाँ पर मौत का खेल खेलने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम लोग जब मुझे इतना ही मजबूर कर रहे हो तो फिर मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। मेरा यहाँ पर आना और अपने लोगों से मिलना ये बस एक इत्तेफाक था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे ही लोग हैं और मेरे लोग जब खतरे में होते हैं तब मैं पीछे नहीं हटता। भले मैं इससे पहले वाले गैंग लीडर को जान से मारकर उसकी गद्दी को हथिया लिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं मेरे लोगों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूँ। हाँ, तुम चाहे किसी के भी गैंग लीडर हो, यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का राज चलता है,
एक है हमारे बॉस जॉनसन और दूसरा रूडी एलन। इन दोनों में से किसी का नाम तुमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और आज तुम्हें हमारे बस से मिलने का मौका मिलेगा। बरकत खान की बातों को सुनकर रेहान ने सिगरेट निकाली और लंबी काश लेने के बाद उससे कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं अभी तक यहाँ से भाग क्यों नहीं? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस से एक डील करने के लिए आया हुआ हूँ। अगर वह मेरा दिल स्वीकार करता है तो ठीक है, वरना मैं उसे मारकर ये दिल खुद पूरा कर लूँगा। ये सुनकर बरकत खान की आंखें छोटी हो गई। स्ट्रीट लाइट के बीच तभी कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों को देखकर बरकत खान और उसके पीछे घुटने टेक कर बैठे लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जॉनसन ने जैसे ही अपने लोगों को किसी के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए देखा, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल दिखाई देने लगा। कौन हो तुम और तुम्हारी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है जिसके कारण तुमने मेरे राइट हैंड को मार दिया और अब मेरे लोगों को मारने के फिराक में हो? हाँ। रेहान ने एक कुर्सी सामने बढ़ाई और उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जॉनसन का गुस्सा इस वक्त इतना बड़ा हुआ था कि वो रेहान से कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर फालतू की बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ। तुमने जो मेरे लोगों के साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। मैक्सिको में रहते हुए आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मेरे लोगों को हाथ तक लगा सके, लेकिन तुमने तो उन्हें मौत के घाट ही उतार दिया। रेहान ने अपनी दूसरी सिगरेट जलाई और कहा, ये मेरा स्टाइल है। वैसे मैं तुम्हारे अड्डे में घुसकर तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जब हमारी मुलाकात इतनी आसानी से हो सकती थी तो फिर मैं वहां पर जाकर क्या ही करता, इसलिए सोचा कि तुम्हें ही अपने पास बुला लेता हूं। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो मेरे यहाँ से निकलने के बाद मैक्सिको में बस दो ही लोगों का राज चलेगा, एक हमारा और एक तुम्हारा। रूडी एलन का नाम कहीं भी नहीं रहेगा। ऑफर तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई के लिए तुम क्या करोगे? जॉनसन के इस सवाल पर रेहान ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो उसे दिखाने लगा जिसमें फ्रेडरिक किसी से बातें कर रहा था। जॉनसन ने जब दूसरे वाले शख्स का चेहरा देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, ये सच था कि उसके बीच और रूडी एलन के बीच कई बार लड़ाई हुई थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि उसका राइट हैंड फ्रेडरिक रूडी एलन के साथ मिला हुआ था। तुम इस वीडियो को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? ये वीडियो फेक भी तो हो सकती है, आजकल के ज़माने में क्या कुछ नहीं हो सकता। रेहान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ भी ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास उसका मोबाइल होगा ही, उसके मोबाइल में एक या फिर दो सिम कार्ड जरूर मौजूद होगी। तुम आसानी से उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। अगर हिस्ट्री डिलीट की गई है तो कैसे सॉफ्टवेयर को बुलाकर तुम उसका रिसाइकल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें सच्चाई अपनी आंखों के सामने दिखाई दे तो मेरे लोगों को एक कॉल कर देना, मैं मीटिंग फिक्स कर दूंगा। वैसे तो मैं यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए आया हूँ और आज मेरा पहला दिन आज की रात के साथ खत्म होता है। रेहान की बातों को सुनने के बाद जॉनसन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहें। वो अपने सबसे वफादार फ्रेडरिक पर भरोसा करें या फिर उसके सामने खड़े इस लड़के से। उसने कुछ सोचकर रेहान को रोकते हुए पूछा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं अपने राइट हैंड के ऊपर ही शक कर रहा हूँ। रेहान पीछे मुड़ा और कहा, मेरा नाम रेहान राव है और मैं सिल्वर ड्रैगन ग्रुप का नया लीडर हूँ। ये सुनकर जॉनसन की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से रेहान की ओर देखने लगा। अंडरवर्ल्ड के चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि किसी ने राघवन को जान से मार दिया और उसकी गद्दी को हथिया लिया है। बड़े से बड़े गैंगस्टर इस वक्त रेहान से मिलना चाहते थे ताकि वो बढ़िया इंप्रेशन जगाकर अपनी बिजनेस और अपनी आमदनी को दुगना बढ़ा सके, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रेहान दिखता कैसा है और रहता कहाँ पर। इसलिए उन सभी की नज़रें मॉरिसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जो उन्हें उनके नए बॉस से मिल सकता था। रेहान के वहां से चले जाने के बाद जॉनसन अपने लोगों के साथ वापस से कब्रिस्तान पर पहुंच गया, लेकिन उसने आने से पहले फ्रेडरिक से जुड़े कई सारी बातों को पता लगाने के लिए कहा था। कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही एक आदमी उनके पास आया और उन्हें फ्रेडरिक से जुड़े कई सारी जानकारी दी और यहाँ तक उसने उसके कॉल रिकॉर्ड के बारे में भी बताया था और बैंक डिटेल के बारे में भी, जहाँ पर उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर की गए थे और उसके कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादातर रूडी एलन और उसके कई सारे लोगों के नाम, फ़ोन नंबर और कॉल रिकॉर्ड मौजूद थी। मतलब वो सही बोल रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फ्रेडरिक ऐसा कर सकता है। उसने उसकी लाश की ओर देखकर गुस्से से अपने लोगों से कहा, मुझे फ्रेडरिक से जुड़े और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर वो बिना फ्रेडरिक की लाश को दफनाए वहां से चला गया, लेकिन जो उसके अच्छे दोस्त हैं उन लोगों ने फ्रेडरिक को रिस्पेक्ट के साथ विदा किया। रेहान जब वापस विला पहुंच सभी लोग जगे हुए थे, क्योंकि अभी भी न्यूज़ में शहर के दूसरी ओर से दंगे फसाद की खबर आ ही रही थी। जब सभी ने देखा कि रेहान वापस लौट चुका है तो सब उसके आसपास आकर जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रेहान से कुछ पूछ सकें। उन सभी को अभी तक जागते हुए देखा। रेहान में घड़ी की ओर देखा जो इस वक्त रात के 12 बजे बज रहे थे। तुम लोग अभी तक जगे हुए क्यों? कल से सभी को अपना अपना काम संभालना है, भूल गए क्या? तुम हमें तो हमारा काम समझ रहे हो, लेकिन खुद के बारे में क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे?
रॉक्सी जानती थी कि रेहान के सामने कोई भी कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए बातों का सिलसिला उसी ने शुरू किया। देखो रेहान, हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस वक्त काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि अब तुम्हारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम उन्हें बेघर नहीं होने दोगे। तो फिर तुम इस तरह की हरकतें दिखाकर आखिर करना क्या चाहते हो? जिनकी उम्मीदें टूट चुकी थी अब उनकी उम्मीद जाग रही है, और वो भी तुम्हें देखकर। मुझे ही तुम देख लो, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, फिर भी मैं तुम्हारे एक कहाँ पर यहाँ चली आई, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो फिर तुम मेरे दोनों भाइयों का ख्याल अच्छी तरीके से रखोगे। रेहान सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने टेबल पर से पानी का बोतल उठाया और पानी पीने के बाद उन सबसे बोला, मेरी ज़िंदगी तुम लोगों की तरह सीधे पटरी पर नहीं चल रही है। मेरी ज़िंदगी की ट्रेन चल तो रही है, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस तरह से लिखी गई है जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर में 10 स्टेशन हो। दूरियां काफ़ी छोटी है, फिर भी मेरी ट्रेन रुक रुक के चल रही है। मेरी मंजिल मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्तों पर छोटी छोटी कांकड़े किसी पहाड़ की तरह खड़ी है और मुझे उसे पार करने में काफ़ी समय लग रहे हैं। सतीश बोला, भाई पर मुझे समझ में नहीं आया, आपने फ्रेडरिक को क्यों जान से मारा? क्या आप उसे पहले से ही जानते थे? रेहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने उसे जान से इसलिए मारा क्योंकि वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। वैसे मेरा और उसे बच्चे का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं किसी लड़की के साथ इस तरह की जाती होते हुए कभी नहीं देख सकता। हाँ, ये अलग बात है कि हम जिस तरह के काम करते हैं वहाँ पर लड़कियों को किसी भूखे भेड़िए की तरह देखकर अपना लार टपकने लगते हैं। शायद मेरा बर्ताव भी ऐसा ही होता अगर बचपन में मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली होती। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने कुछ साल ही सही, लेकिन अपने माता पिता के छत्रछाया में रहकर मैंने उनसे ऐसी शिक्षा तो प्राप्त की जो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना नहीं सिखाते। तन्मय रेहान की ओर देखते हुए बोला, तो फिर अब क्या करना है? क्या जॉनसन तुम्हारी बातों को मानेगा? उसे मेरी बातों को मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। रेहान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी योगेश का मोबाइल बजने लगा है। मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी आधी रात को आखिर किसने उसे फ़ोन किया होगा। हेलो, उसने इतना ही कहा था कि दूसरे साइड से बोल रहे हैं शख्स की बातों को सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो हैरान होकर रेहान की ओर देखते हुए कहने लगा, बरकत खान का कॉल था। उसने कहा कि उनका लीडर जॉनसन तुमसे सुबह के नाश्ते में मिलना चाहता है। 1 सेकंड, पर उन लोगों को कैसे पता चला कि रेहान भाई यहाँ रुके हुए हैं? तन्मय ने पूछा। योगेश रेहान की ओर देखते हुए पूछा, हाँ, इसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं है कि आप मेरे घर में रुके हुए हैं, तो फिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला कि आप मेरे यहाँ पर रुके हुए हैं? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारा ही एड्रेस दिया था। क्या? योगेश हैरानी से रेहान की ओर देखने लगा। अगर मामला में उल्टा पुल्टा हो जाता और वो सभी हमें जान से करने के लिए यहाँ पर आते, तब तो हम सपना देखते ही ऊपर वाले के पास पहुँच चुके होते। रेहान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कमरे की ओर जाते हुए बोला, उसे कॉल करके बता देना कि कल मैं एक ऑप्शन में जाने वाला हूँ, वहीं पर आकर मुझसे मिले और तुम लोगों को कल जो काम करने के लिए कहा गया है उसे पर ध्यान देना, बाकी का काम धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा। रेहान के वहां से जाते हैं योगेश के साथ काम करने वाला एक आदमी घबराई हुई आवाज में बोला, इस इंसान को तो किसी का डर भी नहीं है, उसने तो ड्रैगन गैंग के लोगों को हमारे घर का पता भी बता दिया। पता नहीं आने वाले वक्त में हमें और क्या क्या देखना है। देखते ही देखते रात बीत गई और रेहान रॉक्सी और जस्टिन के साथ ऑप्शन में जाने की तैयारी करने लगे। रेहान ने योगेश को कहकर दिमन तलवार को पहले से ही ऑप्शन हॉल में भिजवा दिया था। उसे उसके चोरी होने से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके बुलाने पर दिमन तलवार उसके पास आसानी से पहुंच जाता। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग एरिया में बैठकर रेहान का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में रेहान तैयार होकर बाहर निकाला। उसका नया लुक देखकर सभी लोग हैरान थे। रेहान ने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग दिखाई दे रहा था। रॉक्सी के साथ साथ वहां पर काम करने वाले सभी नौकरानी यह रेहान को देखकर अपनी पाल के झपकना भूल गई थी। लड़कों का भी यही हाल था, उन्होंने कभी भी भगवा को इस अवतार में नहीं देखा था। उनकी आंखें तो हैरान थी, साथ ही साथ रेहान ने उन लोगों को हैरानी में भी डाल दिया था। रेहान सभी को इग्नोर करते हुए जस्टिन के पास गया और उससे कुछ कहा, जिसके बाद तीनों वहां से ऑक्शन हॉल के लिए निकल गए। तन्मय और सतीश अपने साथ 2 ब्रीफकेस लिए बाहर निकले। चाचा जी, रेहान ने जैसा कहा था, हमने इन दोनों ब्रीफकेस में उतने पैसे डाल दिए हैं, हमें बस वहां जाना है और बाकी सभी गैंग के लीडरों को खरीदना है। योगेश बोला, तुम्हें लगता है कि इतने पैसों को देखकर वो हमारी तरफ आ जाएंगे? इसका जवाब देते हुए तन्मय बोला, इसका तो पता नहीं, लेकिन रेहान भाई ने कहा था कि अगर कोई हमारी तरफ आने से इनकार करे तो है बस उनका नाम और पता डायरी में लिख कर आना है और वो गैंग अगली सुबह तक मैक्सिको से पूरी तरीके से गायब कर दी जाएगी। ये सुनकर योगेश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर रेहान करने क्या वाला है? सभी को वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो यही देखा जाता है कि वो इस पूरे शहर पर राज करना चाहते हैं।
योगेश पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि आखिर रेहान मैक्सिको शहर में कौन सा फेरबदल करने वाला है। उधर दोपहर 11 बजे बजाते ही पूरा का पूरा ऑप्शन हाल भरा हुआ था। दरअसल आज वहां पर एक चैरिटी ऑप्शन भी होने वाला था, जहां पर कई सारी कीमती चीज लोग दान में देने वाले थे और नए नए एंटीक चीज़ों को वहां पर चैरिटी एक्शन के लिए बेचा जाने वाला था। उनसे जितनी भी रकम उन्हें मिलती वो सभी मैक्सिको के पिछड़े हुए लोगों के पास चैरिटी के तौर पर जाने वाला था। हाल में इंटर करते ही रेहान जस्टिन की ओर देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर आए हुए हो तो एक बात का ख्याल रखना, किसी से भी ज़्यादा बातें मत करना और हो सके तो जहाँ पर भी बहस की शुरुआत हो वहाँ से दूरी बनाकर रखना। जस्टिन ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। रॉक्सी ने भी रेहान की तरह एक बिजनेस सूट पहनी हुई थी जिस पर भी वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने आसपास नज़रें दौड़ते हुए एक टेबल की ओर इशारा करते हुए बोली, टेबल नंबर 9 हमें उसी में जाकर बैठता है। उनके बैठने ही कुछ वेट्स उनके लिए जूस और ड्रिंक सर्व करके वहां से चले गए। देखते ही देखते पूरा का पूरा ऑप्शन हाल लोगों से खचाखच भर गई थी। रेहान को लगा था कि वहां पर सिर्फ ऊंचे खानदान के लोग होंगे, लेकिन वहां पर मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास के लोग भी मौजूद थे। मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक अलग एरिया बनाया हुआ था जहां पर उन लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया था, वहीं सेंटर लाइन के दूसरी ओर हाई क्लास के लोगों के बैठने के लिए इंतजाम करवाया गया था। इतने बड़े बड़े लोगों को वहां देखकर जस्टिन रेहान से कहा, बॉस एक तलवार के लिए ये सब दूर दूर से नहीं आए हुए होंगे, जरूर इस ऑप्शन में और भी कुछ नीलाम होने वाला है जिस वजह से आज यहाँ पर इतना भीड़ जमा हुआ है। रेहान ने लंबी सांस लेते हुए उसका जवाब दिया, दूसरे लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि यहाँ पर एक प्राचीन तलवार की एक्शन होने वाली है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक तलवार की नीलामी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ों को रखने वाले हैं। कुछ चीज़ें चैरिटी के लिए जाएगी तो कुछ चीज़ों को लोग अपने घर लेकर जाएंगे। आज यहाँ पर चैरिटी के नाम पर करोड़ों के हेरा फेरी होने वाले हैं, तुम बस देखते जाओ। योगेश भी कुछ देर बाद ऑक्शन हॉल पहुंच चुका था। वैसे तो उसे पहले ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रेहान ने कुछ सोचकर ही उसे देर में वहां पर आने को कहा था। योगेश बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गया। मैं उसके साथ और भी कई सारी दिक्कत लोग बैठे हुए थे जो रिस्पेक्ट के साथ उससे बातें कर रहे थे। स्टेज पर खड़ा कमेंटेटर वहां पर आए सभी मेहमानों की ओर देखते हुए कहने लगा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चैरिटी ऑप्शन में। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त सभी की निगाहें इस ताबूत के अंदर बंद उस श्रापित तलवार को देखने की लालसा है। बस कुछ ही देर और उसके बाद ये तलवार आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। मैं बिना देर लगाए आज के इस ऑप्शन की शुरुआत करता हूँ। तालिया के गड़गड़ाहट के बीच कई सारे आर्टिफैक्ट स्टेज पर लाकर टेबल पर रखे गए जिन पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। आज यहाँ पर श्रापित तलवार के अलावा एक खास चीज़ की भी नीलाम होने वाली थी। इसके बारे में वहाँ पर बैठे बहुत ही कम लोगों को उसकी जानकारी थी। कमेंटेटर ने एक लाल कपड़ा हटाकर उन सभी को दिखाते हुए बोला, इस पेंटिंग के बारे में कौन नहीं जानता, दुनिया भर में अपनी कलाकार को दिखने वाला एडवर्ड जोन्स द्वारा बनाई गई है तस्वीर काफ़ी ज़्यादा फेमस और खूबसूरत है। मिस्टर एडवर्ड जोन्स इस तस्वीर को कभी भी बचना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस तस्वीर का मालिक अब कोई नहीं है, इसलिए आज ही तस्वीर को नीलम करके हम इस तस्वीर को किसी दूसरे के हाथों में सपना चाहते हैं ताकि वो शख्स इस तस्वीर की अच्छी तरीके से देखभाल कर सके। मैं जानता हूँ एडवर्ड जोन्स की खुशी के लिए आप लोग भारी मात्रा में बोली लगाएंगे। कमेंटेटर कितना कहते हैं, सभी लोग तालियां बजने लगे। स्टार्टिंग बीट 45 लाख से स्टार्ट हुआ जो कि 8.25 करोड़ में जाकर खत्म हुआ। कमेंटेटर एक्साइटमेंट के साथ कहने लगा, अब आप लोगों के पास जो आर्टिफैक्ट आने वाली है उसे हजारों सालों पहले धरती के गर्भ से निकल गया था। वैसे तो इस आर्टिफैक्ट को काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती और कीमत अभी भी उतना ही है और इसकी बैटिंग प्राइस 1 करोड़ शुरू होती है से क्या सीधे 1 करोड़ से। आखिर क्या खासियत है इस आर्टिफैक्ट में? रॉक्सी रेहान की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग फालतू के पैसे उड़ा रहे हैं? एक आर्टिफैक्ट के लिए कोई इतना खर्च क्यों ही करेगा? रेहान ने कहा, स्टार्टिंग प्राइस ही सिर्फ 1 करोड़ से हैं, अब देखते जाओ इस आर्टिफैक्ट की कीमत कितनी लगने वाली है। रॉक्सी मजाकिया लहजे में बोली, फिर भी एक मामूली सी आर्टिफैक्ट के लिए कोई पागल ही होगा जो इसके लिए बेटिंग लगाएगा। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। देखते ही देखे उस आर्टिफैक्ट को स्टेज पर लाया गया जो कि एक एंशिएंट स्वॉर्ड था, जिसे बड़े ही सलीके से एक लाल कपड़े में रखकर वहां पर दर्शाया गया था। ये तो कोई तलवार लगती है। जब यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मालूम है कि आज श्रापित तलवार को भी ऑप्शन में रखा गया है, तो फिर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस तलवार को खरीदेगा। जस्टिन ने रेहान की ओर देखते हुए कहा। रेहान ने कहा, यहाँ पर आए हुए सभी लोग पैसों के भूखे नहीं हैं, कुछ लोगों का ख्वाहिश रहता है कि वो पुराने शादियों के चीज़ों को अपने घर पर सजा कर रखें। रॉक्सी उस तलवार की ओर देखते हुए बोली, तुमने जो तलवार ऑप्शन के लिए दिया था, क्या वो तलवार इससे भी बेहतर हालत में है? रेहान मुस्कुराते हुए बोला, ब्लू माउंटेन में जो ड्रैगन हमें मिला था उसे मारने के लिए मैं उसी श्रापित तलवार का इस्तेमाल किया था। क्या तो फिर तुम उसे तलवार को ऑप्शन में क्यों दे रहे हो?
अगर अभी भी वो तलवार इतनी मजबूत है तो सोचो वो और कितने सालों तक काम पर आएगी। रेहान ने एक नज़र उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कहा ना, अभी फ़िलहाल के लिए शांत बैठकर यहाँ का तमाशा देखो। रॉक्सी जस्टिन की ओर देखते हुए बोली, मुझे तो जब से पता चला है कि रेहान ने एक ड्रैगन को मारा है, मुझे अभी भी इसकी बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा है। ये सभी जी ड्रैगन के बारे में बातें कर रहे हैं, उसको हमारे दुनिया से लुप्त हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो फिर वो ड्रैगन कहाँ से आया होगा। जस्टिन बोला, पिछली रात जब सतीश अपने चाचा को बॉस की काबिलियत के बारे में बता रहा था तब मैंने उनके मुंह से सुना। सतीश बता रहा था कि झील के नीचे जो क्रिस्टल थे उनमें से सबसे कठोर वाले क्रिस्टल ने अपना एक रूप बनाया था जो कि एक ब्लू ड्रैगन का था। बॉस और ड्रैगन के बीच भारी वाला लड़ाई हुआ जिससे ड्रैगन वापस से झील के अंदर चला गया और बॉस भी झील के अंदर कूद गए। उसके आगे क्या हुआ उन्हें कुछ पता तो नहीं चला, हाँ, लेकिन उन्हें एक जोरदार चीज़ सुनाई दी। उसके बाद ड्रैगन का कुछ पता नहीं चला। रॉक्सी कुछ सोचते हुए रेहान के चेहरे की ओर देखने लगी, जिसकी निगाहें अभी भी स्टेज के ऊपर गाड़ी हुई थी जहां पर उसे तलवार की कीमत 1 करोड़ से 7 करोड़ तक की कीमत तक पहुंच गई थी और आखिर में जाकर उसे तलवार को 11 करोड़ में एक विदेशी डॉलर ने खरीद लिया। उसके बाद ऑप्शन टेबल पर और भी कई सारे आर्टिफैक्ट और महंगी महंगी चीज़ें रखी गई और उन सभी को भी वहां पर आए हुए सभी गेस्ट ने अपने अपने झोली में ले लिया। आखिर में जिसकी सबकी आंखें गड़ी हुई थी उसकी बारी आ चुकी थी। डिमन तलवार को जैसे ही ऑप्शन हॉल में लाया गया, एक पल के लिए वहां का माहौल अलग ही बन चुका था। जहां कुछ देर पहले चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और अब जैसे ही डिमन तलवार वहां पहुंच चुका था, सभी खड़े होकर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन रखने वालों ने भी डिमन तलवार को एक खास तरीके के बक्से में बंद करके लेकर आए थे ताकि लोगों की एक्साइटमेंट दुगनी बढ़ सके। सभी लोगों को श्रापित तलवार के लिए इस तरह का बर्ताव देखकर रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही स्टेज पर बैठा योगेश ने थम्स अप दिखाकर रेहान को एक स्माइल पास किया। मैंने तो सुना था श्रापित तलवार को पानी वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है, यहाँ तक कोई भी उसके इतने करीब जा नहीं सकता है, लेकिन आज श्रापित तलवार को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए मैं मचले जा रहा हूँ। मैंने भी इस तलवार के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। अगर ये श्रापित भी है तो भी कोई हर्ज नहीं, मैं इसे किसी भी हालत में हासिल करके ही रहूँगा। तभी किसी ने उस आदमी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तो इस तलवार को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, इसलिए कंपटीशन तो बढ़ेगी आज। उसकी बातों को सुनकर वो आदमी भी मुस्कुराने लगा। जॉन, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। वही तो मैं सोचूं, आखिर इस महफिल में मुझे अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है। जॉन मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, रॉबर्ट, तुम्हें तो पता है मेरी एंटीक की दुकान है जिसे सजाने के लिए मैं दुनिया की हर एक एंटीक चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने आज तक जिन जिन चीज़ों को पसंद किया है उन्हें मैंने अपनी आर्ट गैलरी में ज़रूर शामिल किया है और अब ये श्रापित तलवार भी उसे आर्ट गैलरी का एक हिस्सा बनेगा। आसपास हो रही बातों को सुनकर रॉक्सी रेहान की ओर देखते हुए कहने लगी, जब सबकी चाहत श्रापित तलवार थी तो फिर आज तक उसे कोई हासिल क्यों नहीं कर पाया। मुझे जितना पता है श्रापित तलवार दिल्ली के पुराने किले में रखा गया था जहां पर वहां के गैंगस्टर रहते हैं, और सोचने वाली बात यह है कि ये तलवार श्रापित होने के बावजूद भी इसे लोग अपने पास पाना चाहते हैं। आखिर कौन सी खासियत है इस तलवार में जिस वजह से सभी इसके पीछे पड़े हैं। तभी उन लोगों को एंट्री गेट पर काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग दिखाई दिए। जैसे ही सभी की निगाहें उसे और गई, तुरंत वहां पर मौजूद लोग अपनी जगहों पर खड़े हो गए। क्या ये एलन है? यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे यहाँ देख पा रहा हूँ। यार, मुझे जितना पता है एलेन तो हमेशा ही अंडरग्राउंड में रहता है ना, तो फिर ऐसा क्या है आज के ऑप्शन में जिसे पाने के लिए वह यहाँ आया है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे नसीब में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ऑक्शन ऑर्गेनाइज भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश और हैरान दोनों नज़र आ रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आज के ऑक्शन में इतने बड़े बड़े लोग वहाँ आने वाले हैं। अगर इसके बारे में पता होता तो ज़रूर वो कुछ खास तैयारी करता इसके लिए। वो दौड़ते हुए नीचे उतरा और रिस्पेक्ट के साथ एलेन को स्टेज की ओर ले जाने लगा, लेकिन स्टेज की ओर बढ़ने के बजाय फ्रंट सीट में जाकर बैठ गया, जिसे देख ऑप्शन ऑर्गेनाइज भी अपना सर झुकाकर वहां से तुरंत स्टेज के ऊपर चला गया और ऑप्शन को आगे बढ़ाने को कहा। फ्रेंडशिप पर बैठा एलेन की नज़र श्रापित तलवार के ऊपर थी जिसे अभी भी उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया था। उसने अपने आदमी की ओर देखकर कुछ इशारा किया, जिसके बाद इसका खास आदमी ऑर्गेनाइज की ओर देखते हुए बोला, इसके बारे में इतनी तारीफ हो रही है, क्या हम उसे देख सकते हैं? अगर उसकी क्वालिटी ठीक रही तो हम ज़रूर उसकी कीमत लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें उतनी खास नहीं रही है तो इसका जुर्माना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हमारे बस यहाँ पर खास करके इस तलवार को ही खरीदने के लिए आए हैं। अगर इसमें कोई खराबी निकली तो याद रहे, आज के बाद तुम दोबारा कभी ऑप्शन ऑर्गेनाइजर नहीं कर पाओगे। उसकी बातों को सुनकर ऑर्गेनाइज घबराई होगी नज़रों से योगेश की ओर देखने लगा। डोंट वरी, श्रापित तलवार बिल्कुल ठीक है। अगर एक नज़र किसी के उसके ऊपर पड़ गई तो उसे हर कोई पानी की लालसा रखेगी, इसलिए हमने उसे थोड़ी सीक्रेट बनाकर रखी है। दरअसल श्रापित तलवार को इस तरह से वहां पर जाने के बाद योगेश नहीं की थी, लेकिन अब जब वहां का मामला इस तरीके से बढ़ चुका था तो अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था।
योगेश ने एक नज़र रेहान की ओर देखा। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हमें हिला दिया, जिसके बाद एक लड़की स्टेज के ऊपर गई और उसने श्रापित तलवार के ऊपर लगाए कवर को हटाना शुरू कर दिया। बॉक्स खोलते ही उन्हें एक लाल कपड़ा में बांधे तलवार दिखाई देने लगी और जैसे ही उस लड़की ने तलवार से वो लाल कपड़ा हटाया, श्रापित तलवार अचानक चमकने लगी। ओह, तो ये वाकई में वही तलवार है जिसके बारे में सदियों से बातें चलते हुए आ रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये तलवार उतनी ही सुंदर है जीतने की पहले दिखाई देती थी। तभी किसी ने ऑर्गेनाइज से कहा, तलवार तो आपने दिखा दी, लेकिन क्या आप इसकी शक्ति का परीक्षण करके हमें दिखा सकते हैं? क्या पता हमने इसे खरीद लिया और घर जाने के बाद जैसे हमने इसका इस्तेमाल किया ये टुकड़ों में बांट गया तो। आप खामाखा परेशान हो रहे हैं, चिंता मत करिए, सब कुछ हमने पहले ही इस्तेमाल करके देख लिया है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हम इसका परीक्षण आप लोगों के सामने अभी करके दिखाते हैं। ऑर्गेनाइज की बातों को सुनने के बाद वो सभी शांत बैठ गए। तभी रेहान के कानों में उस आत्मा की आवाज़ सुनाई दी जो श्रापित तलवार की रक्षक था। अगर मुझे किसी ने छूने की कोशिश की है तो मैं उन सभी का अंत कर दूंगा। इस पर रेहान ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ती है और आज वही वक्त है। ज़्यादा घबराओ नहीं तो मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं लेकिन उस शख्स के पास ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहूँगा। मैंने आपको अपना स्वामी स्वीकार किया है और आपके अलावा मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ऑर्गेनाइजर तुरंत आगे बढ़ा और श्रापित तलवार को अपने हाथों में लेकर कलाबाजियां दिखने लगा। उसने कुछ चीज़ों पर प्रहार किया जिसका नतीजा ये हुआ कि पत्थर तक टुकड़ों में बट गए। कमेंटेटर मुस्कुराते हुए वहां पर मौजूद लोगों की ओर देखते हुए जवाब दिया, तो फिर चलिए आज के इस खास तलवार की ऑक्शन हम लोग शुरू करते हैं और इसकी बेट शुरू होती है 400 करोड़ से। कमेंटेटर की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद आधे लोगों का चेहरा ही उतर गया। कमेंटेटर ने जितनी रकम उन लोगों को बताई थी उतनी तो उनके पास मौजूद थी ही नहीं। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी लगा दे फिर भी उनके पास इतनी रकम नहीं आते। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? स्टार्टिंग बेट 400 करोड़। आप लोगों को पता भी है कि 400 करोड़ रुपए कितने होते हैं? हाँ भाई, मानते हैं कि इस तलवार की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम में से कोई इस तलवार को खरीद ना सके। भीड़ में बातचीत हो ही रही थी कि तभी एक टेबल से आवाज़ आई, 450 करोड़। ये आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें टेबल नंबर 10 के ऊपर चली गई जहाँ से ये आवाज़ आई थी। 450 करोड़। अगर किसी को लगता है कि वो कीमती तलवार को अपने पास रखना चाहता है तो कीमत तो बढ़ने ही होगी। वैसे भी इस तरह की तलवार को पाने की चाहत कौन नहीं करता है। अगर है किसी में हिम्मत तो मेरी लगाई हुई बोली से ऊपर की बोली लगा सकते हैं। तभी किसी ने हंसते हुए उस आदमी का जवाब दिया, दुनिया में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है अगर हमारे जैसे लोगों के पास उतना पैसा मौजूद न हो तो 500 करोड़। अब क्या कहना है आपका? टेबल नंबर 17 से आवाज़ आई। उसकी बातों को सुनकर टेबल नंबर 10 में बैठा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई तो ऐसा मर्द बैठा है यहाँ पर जो मेरी बराबरी कर सकता है। इतना कहते हुए उसने अपनी बेटी बेच दी और देखते ही देखते उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एलेन के बगल में बैठा उसका खास आदमी अपने बॉस की ओर देखने लगा जो अभी भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और इस लड़ाई में हिस्सा तक नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसे तलवार की कीमत 800 करोड़ पर हुई टेबल नंबर 10 में बैठा आदमी शांत हो गया और वही टेबल नंबर 17 में बैठा शख्स मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। मुझे लगा था तुम अपना बेट और भी ज़्यादा बढ़ाओगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की उड़ी रंगत को देखकर मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा है ही नहीं। फिर उसने हाल में बैठे सभी लोगों की और नज़रें तो दौड़ते हुए कहा, अगर है किसी में हिम्मत तो 800 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगाने की हिम्मत दिखाएं। कुछ देर तक हाल में सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि 800 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है, किसी की यह पूरी जिंदगी की कमाई तक नहीं होती है और वो एक तलवार पर खर्च करने की बातें कर रहा था। 900 करोड़। फ्रंट सीट में बैठा एलियन का खास आदमी अपना बीब नंबर ऊपर उठाते हुए बोला। एलेन जैसे ही लड़ाई में उतर सभी लोगों की नज़रें उसी की ओर चली गई। वहीं उस भीड़ में कोई और भी बैठा हुआ था जो उसे तलवार को पाने की इच्छा रख रहा था। इस तुरंत अपना बीब नंबर ऊपर उठाया और बोला, 950 करोड़। 950 करोड़। टेबल नंबर 21 से, थैंक यू टेबल नंबर 21 इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। और कोई जो इस तलवार की कीमत इससे भी आगे बढ़ा सके। कमेंटेटर ने स्टेज से जवाब दिया। तभी पहली बार एलन का सिर ऊपर उठा और उसने टेबल नंबर 21 में बैठे हैं उस शख्स की ओर देखा। वो उस आवाज़ को कैसे भूला सकता है? जॉनसन। एलेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जॉनसन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए एलेन से कहा, मैं जानता हूं तुम्हें पुराने आर्टिफैक्ट और पुरानी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है उसे अपने पास रखने का, लेकिन मेरा दिल आ गया है इस तलवार पर और मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं। माफ़ करना, लेकिन मैं इस तलवार को तुम्हारी आंखों के सामने घर ले जाने वाला हूं। मैदान में पूरी तरीके से उतरे नहीं हो और जंग जीतने की बात करते हो। बेट अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतना कहते हुए उसने अपने लोगों को इशारा किया।
देखते ही श्रापित तलवार की कीमत 1000 करोड़ पार कर चुकी थी, जो कि रेहान यही चाहता था। रेहान ने वहां पर आकर एक भी चीज़ खरीदी नहीं थी क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसकी लायक कोई भी चीज़ वहां पर मौजूद थी। जैसे ही श्रापित तलवार की कीमत 1800 पर हुए, जॉनसन ने अपनी बोली बढ़ाना भी बंद कर दिया और श्रापित तलवार एलेन ने अपने कब्जे में ले लिया। अपना पूरा काम पूरा करने के बाद एलेन ऑक्शन हॉल से बाहर निकल गया। योगेश रेहान के पास आकर बोला, आपने तो कहा था कि आप एलेन से मिलना चाहते हैं, तो फिर आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? रेहान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक करते हुए बोला, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आया था, बस अपनी तलवार की कीमत देखने के लिए आया था कि लोग इसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो रॉक्सी की ओर देखते हुए कहा, जॉनसन ने हमसे ब्रेकफास्ट के समय मिलने की बात कही थी, लेकिन अभी तो लंच का वक्त हो चुका है, चलो इसी होटल में खाना खाते हैं। बरकत खान जो जॉनसन के साथ वहां पर आया हुआ था, उसी तुरंत अपने बॉस को इशारा करके कहा, बॉस वो आदमी। उसका इतना ही कहना था कि जॉनसन अपने लोगों के साथ दौड़ते हुए रेहान के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी, आज हमारी एक साथ नाश्ता करने की बात थी, क्या हम इस वक्त खाना खाते हुए आपसे बातें कर सकते हैं? जॉनसन को अपने सामने देखकर रेहान ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, लंच का वक्त हो ही चुका है, चलो मिलकर लंच करते हैं और बातें भी हो जाएगी। वो सभी इस होटल के एक प्राइवेट रूम के अंदर चले गए। आधे घंटे तक बैठकर बातें करने के बाद वो सभी अपने अपने ठिकाने की ओर चले गए। विला में पहुंचने के बाद रेहान सबसे पहले तो फ्रेश हुआ, फिर अपना किताब निकालकर उसमें से कुछ पढ़ने लग गया। रॉक्सी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। रेहान उसके साथ ऑप्शन हॉल में गया था, लेकिन उसे कुछ भी ऑप्शन में लाया हुआ चीज़ पसंद ही नहीं आया। वहाँ पर कितनी सारी कीमती चीज़ों को लाया गया था, फिर भी भगवा को एक भी चीज़ पसंद क्यों नहीं आई? पता नहीं आखिर इस लड़की की दिमाग में कैसा कैसा ख्याल आता रहता है। लेकिन उसने एक बात नोटिस की थी, रेहान के साथ रहते हुए किसी ने भी उसे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। हर कोई उसे अपनी आंखें नीचे झुकाकर ही रिस्पेक्ट के साथ बातें करता था, जिसे देखकर रॉक्सी पहले तो हैरान थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके साथ इतनी रिस्पेक्ट के साथ बातें नहीं की थी और ना ही उसे इन सब चीज़ों की आदत थी। फ्रेश होने के बाद वह आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, जब तक कि रात को उसे डिनर करने के लिए विला के मेड ने आवाज़ नहीं दी। रेहान सतीश की ओर देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हें जो काम दिया था कि तुम लोगों ने उसे पूरा किया? बॉस, हमें उम्मीद थी कि जितने भी यहाँ की गैंग हैं इतने पैसों को देखकर आसानी से मान जाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद के खिलाफ बहुत सारे गैंग के ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा ऑफर ठुकरा दिया। आपने जैसा कहा था, हमने उन सभी गैंग के लोगों का नाम डायरी में लिख लिया है। सतीश ने रेहान के सामने एक डायरी को आगे बढ़ाया और उन लोगों के बारे में बताने लगा जिन्होंने उनसे हाथ मिलाया, और जिन लोगों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया उनके बारे में भी। सभी गैंग्स के बारे में पढ़ने के बाद रेहान ने कहा, ठीक है, आज रात को तैयार रहना, हम इन सभी गैंग के लीडरों के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तो पहले ही हमारा ऑफर ठुकरा दिया है, तो फिर अब हम कैसे? तन्मय की बातों को रोकते हुए रेहान ने जवाब दिया, जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तब किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने खड़े होने की, और मैं वही करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, उन सभी को खबर करता हूँ कि आज कोई भी उनके गैंग में से एक भी शख्स अपने अड्डे से बाहर नहीं निकलेगा। अगर उन लोगों को यही लगता है कि हम सिर्फ पैसों से उनसे बातें कर सकते हैं, लड़ाई से नहीं, तो ठीक है, आज रात होगी लड़ाई, और मैं भी देखना चाहूँगा आखिर इनके अंदर कितनी ताकत भरी हुई है। रेहान की बातों को सुनकर सभी समझ चुके थे कि आज खूनी लड़ाई होने वाली है मैक्सिको में। योगेश घबराते हुए अपने मन में बोला, क्या रेहान पूरे देश को अपने कब्जे में लेना चाहता है? तभी रेहान ने अपना मोबाइल निकाला और बाबा खान को कॉल लगाते हुए बोला, रात को 10 बजे मुझे तुम अपने गैंग के सभी लोगों के साथ उत्तरी एरिया में मिलोगे, जहां पर सबसे पुराने गैंग के लोग रहते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें आगे का काम समझा दूंगा। बाबा खान समय से बस हाँ में जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नहीं जानता था कि आज की रात कैसी होने वाली है। जैसे ही रात का 10 बजे रेहान विला से बाहर निकल गया, जितने भी पुराने गैंग के लोग थे और जिन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, रेहान उन सभी से जाकर भिड़ गया। एक भी गैंग का लीडर उसके सामने इतना पावरफुल नहीं था कि वो 1 मिनट तक भी टिक सके। पूरी रात मैक्सिको के चारों दिशाओं में लड़ाई हुई। जिन लोगों ने उसकी बात मानकर उसका साथ देने का वादा किया, रेहान ने उन सभी को छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों ने उसे सामने से चुनौती दी, रेहान ने उसे गैंग के सभी लोगों को खत्म कर दिया। पूरी रात खूनी लड़ाई लड़ने के बाद रेहान सुबह के 4 बजे घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर सवार चलाकर आज किया पूरे घटनाओं को याद करने लगा, और कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। रात के थकावट से रेहान की आंखें दोपहर को ही खुली। जब वो फ्रेश होकर नीचे हॉल में पहुंचा, उसने देखा बाकी सभी नीचे ही हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रेहान हॉल में आया और पानी का जग उठाकर वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगा, जिस पर रॉक्सी उसे ठोकते हुए कहने लगी, आज का न्यूज़ देखा तुमने? चारों तरफ बस पिछली रात के कारनामों से भरी हुई है, और ये बात मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ किसने किया है। रेहान बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया, तो तुम्हें इसके बारे में क्या जानना है?
रॉक्सी अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, पिछली रात को जो हंगामा हुआ है और तुम लोगों ने जो मासूम लोगों का खून बहाया है, पता है इसके वजह से उसके परिवार वाले कितने तकलीफ में जी रहे होंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार को चलाने के लिए ऐसा काम करते हैं, लेकिन अब उनके परिवार वालों में कमाने के लिए दूसरा कोई और मौजूद नहीं होगा। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों ने पिछली रात को जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था? रेहान ने पानी जग से पानी पिया और उसे वापस टेबल पर रख उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये सब क्यों किया? मैं उनसे बात भी तो कर सकता था। हाँ, मुझे इसके बारे में जानना है, अगर आपने ऐसा क्यों किया? रेहान इस वक्त रॉक्सी को समझने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने सीधे लहजे में उससे पूछा, तुम्हारा माँ बाप एक दंगे का शिकार हो गए थे जिसमें उनकी जान चली गई। इसमें उनका तो कोई कसर नहीं था, तो फिर क्या तुम उन दंगे करवाने वालों के ऊपर कैसे करोगी, या फिर उसके ऊपर जिसने तुम्हारे माता पिता की जान ली? रेहान के इतना कहते ही रॉक्सी बिल्कुल शांत हो गई। वो हैरानी से रेहान की ओर देखने लगी, क्योंकि उसने कभी भी अपने माता पिता के बारे में उसे बताया नहीं था। तो फिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला कि उसके माता पिता एक डेंगू का शिकार हुए थे जिसमें उन दोनों की जान चली गई? लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है? मैंने तो कभी भी तुम्हें अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य के बारे में तुम्हारे सामने कभी भी जिक्र नहीं किया। तो फिर तुम्हें मेरे परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? रेहान सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर तुम मुझे ये बताओ, पिछली रात हमने जितने भी लोगों को मारा उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी को परेशान नहीं किया होगा, किसी की जान नहीं ली होगी? ऐसा एक भी शख्स तो मुझे बात कर दिखाओ, मैं खुद को यहाँ के पुलिस के हवाले कर दूंगा। रेहान के ऐसा कहते हैं वहाँ पर मौजूद सभी लोग तुरंत सीधा बैठ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक छोटा सा सवाल इतना बड़ा बन जाएगा। रेहान रॉक्सी की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, मैंने जिन लोगों की भी जान ली है उनमें से मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो मासूम हो, जिसने आज तक एक भी मक्खी तक मारी ना हो। रॉक्सी, तुम कभी भी भावुक हो जाती हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से इस तरीके की बातें निकल आती है। पर मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं आज तक कभी भी किसी बेकसूर के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। अगर हाथ भी उठाया होगा तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, समझी? इतना कहते हुए रेहान वहां पर खड़ा हो गया और सभी की ओर देखते हुए बोला, कल रात को हम यहां से वापस दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज रात को हमें एक काम पूरा करना है। अपना सामान तैयार रखना है, हम बहुत ही जल्द यहां से निकलेंगे। रेहान के वहां से जाते ही सतीश तन्मय की ओर देखते हुए पूछा, बॉस ने तो कहा था कि वो यहाँ पर किसी खास काम को पूरा करने के लिए आए हुए हैं, तो फिर क्या उनका खास काम पूरा हो गया है? पता नहीं यार, मैं तो उन्हें काम करते हुए कभी नहीं दिखा। हम बस कुछ काम को करते हुए देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी काम के लिए भाई यहाँ पर आया होगा। तन्मय ने जवाब दिया। रात को सभी एक बार के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में। इतने लोगों को वहाँ देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज यहाँ पर होने क्या वाला है। योगेश ने जब वहाँ पर पुराने गैंग के मेंबर्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत रेहान के पास जाकर इसके बारे में उसे पूरी जानकारी दी। रेहान ने उन लोगों की तरफ एक नज़र देखा तक नहीं और सेकंड फ्लोर में जाकर सोफे में बैठ गया। उसके पीछे पीछे बाकी के सभी लोग भी उसके अगल बगल जाकर बैठ गए। तभी विंसेंट रेहान की ओर देखते हुए बोला, बॉस, अंदर आते वक्त मैंने विजार्ड को देखा जो कभी मैक्सिकन गैंग के साथ मिलकर काम किया करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने मैक्सिकन गैंग को छोड़कर कोई और ही गैंग ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था और ना ही उसे अच्छी तरीके से पैसे मिलते थे। मुझे लगता है जरूर यहाँ पर वो किसी खास काम से आया हुआ है, हमें अपने लोगों को कहकर उसे पर नज़र रखवानी चाहिए। अपने लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देर शांत बैठे रहो। उन सभी को वहाँ पर बैठे हुए 10 मिनट से भी ज़्यादा वक्त हो गया था, फिर भी रेहान ने उन सभी को कोई ऑर्डर नहीं दिया था, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी वहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। तभी रेहान अपनी जगह पर से खड़ा हो गया, जिसे देख बाकी सभी भी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। रेहान को बार से बाहर जाते देख किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर रेहान वहाँ क्या करने के लिए आया था और अचानक वहाँ से बाहर क्यों जा रहा है। हर कोई यही सोच रहा था कि तभी उन्हें बार के बाहर कई सारी ब्लैक कारें आते हुए दिखाई दी। उन गाड़ियों से कई सारे लोग अपने हाथों में हथियार लेकर बाहर उतारे। वास्को धीमी आवाज में बोला, ये सभी तो एलेन के लोग रह रहे हैं। तभी एक गाड़ी का दरवाजा खुला और एलेन मुस्कुराते हुए अपने लोगों के साथ बाहर निकाला। उसके वहां पर कदम रखते ही बार के अंदर जितने भी पुराने गैंग के लोग मौजूद थे सभी बाहर निकालकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन सभी को एलेन के पीछे खड़े होते देख किसी को समझने में देर नहीं लगी कि वो सभी यहाँ पर उसी के लिए आए हुए थे। एलेन मुस्कुराते हुए रेहान के बगल में खड़े जॉनसन की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, जिस वक्त तुमने मेरे खिलाफ जाकर बाजी लगाना शुरू कर दिया था उसी वक्त मुझे समझ में आ चुका था कि तुम जरूर बिक चुके होगे। हम दोनों ही सालों से एक दूसरे का जानी दुश्मन थे, लेकिन कभी हमने एक दूसरे के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज तुमने मुझे धोखेबाजी करके किसी और से हाथ मिला लिया।
मैंने तो सोचा था कि ये आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ मिलकर पूरे मैक्सिको में राज करेंगे, लेकिन तुमने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। जॉनसन गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोला, रास्ता मैं नहीं, रास्ता तुमने बदला है। मेरे ही आदमी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम मेरे हर एक कम पर टंग अड़ा रहे थे और मुझे लग रहा था कि कोई मेरा नया दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे आस्तीन में छुपा हुआ सांप ही मुझे पूरी तरीके से निकलने की फिराक में है। फ्रेडरिक मुझे कुछ बता दो नहीं सका, लेकिन उसका मोबाइल और उसके बैंक अकाउंट से मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुमने किस तरीके से मेरे आदमी को ही मेरे खिलाफ फड़क कर उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया। ओह, तो तुम्हें इसके बारे में भी पता चल गया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ही पीछे मालूम चला। इतना कहकर एलेन हंसने लगता है। विजार्ड रेहान की ओर नजरें टिकाते हुए कहता है, तुमने पिछली रात को पुराने गैंग के अड्डों पर जो कारनामा दिखाया है उसका हर्जाना तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं है कि तुम इसका हर्जाना कैसे चुकाओगे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इसका एक रास्ता बता सकता हूँ और वो है तुम्हारी मौत। बातें तो बहुत ही बढ़िया कर लेते हो, लेकिन क्या तुम्हारे शरीर में उतना ही ताकत बची है जितना पहले हुआ करता था? विजार्ड ठहाका लगाते हुए बोला, तुम्हारे जैसे बच्चों के मुंह से ऐसे ही कुछ सुनने की उम्मीद थी। खैर, मैंने सोचा था तुम्हारे जैसे लड़कों को अपना चेला बना कर रखूंगा, लेकिन जब तुम मारने के लिए इतना उतावला ही हो रहे हो तो फिर मैं अपने आप को रोक कैसे सकता हूँ? तभी एलेन विजार्ड के बगल में आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों में पकड़े डिमन तलवार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, मैंने इस तलवार को कुछ समय पहले ही एक ऑप्शन से खरीदा है और वो भी भारी कीमत चुकाकर। चलो देखते हैं आखिर इस तलवार में अभी भी कितनी धार बाकी है। ऐसा क्या? मैं भी देखना चाहूँगा आखिर इस तलवार के अंदर कितनी धार अभी भी मौजूद है। रेहान की बातों को सुनकर एलेन को ऐसा लगा मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। शायद तुमने इस तलवार के बारे में पहले कभी सुना नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानते नहीं हो। इस दरबार का नाम ब्लैक डेमन है। लोग इसे श्रापित तलवार भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक श्रापित आत्मा का वास हुआ करता था जो किसी को भी इस तलवार के पास आने नहीं देता था। लेकिन किस्मत तो देखो मेरी, किसी ने इस श्रापित तलवार से उसे आत्मा को भगा दिया और ये तलवार है मेरे पास चली आई। जस्टिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस तलवार को हाथ में लेकर इतना उछल रहे हो ना, वो तलवार हमारे बॉस की ही है। उन्होंने ही इस तलवार को ऑक्शन में दिया था ताकि तुम अपने बिल से बाहर निकाल सको। अभी भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया? चलो मैं समझता हूँ। रेहान धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ सालों पहले पंचरत्नों में से लाल रत्न तुम्हारे पास आया था जिसके बदौलत तुम और भी शक्तिशाली हो गए थे। मुझे वो लाल रत्न चाहिए। रेहान के मुंह से लाल रत्न के बारे में सुनकर एलेन का चेहरा अजीब हो गया और उसने रेहान से पूछा, तुम्हें लाल रत्न के बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला है ये बात की बात है। मेरे पास बाकी के चारों रत्न मौजूद है। अगर तुम मुझे ये आखिरी रत्न दे देते हो तो मैं इसका सही इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाऊंगा। एलेन ने जब सुना कि रेहान के पास बाकी चारों रत्न मौजूद है, उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। वो हैरान होते भी बोला, तुम्हारे पास बाकी के चारों रत्न मौजूद है? रेहान ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। और मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास बाकी के चारों रत्न मौजूद हैं? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? हाँ, क्या मुझे मालूम नहीं है चारों रत्न को एक साथ एक ही जगह पर रख पाना नामुमकिन है? रेहान मुस्कुराते हुए बोला, नामुमकिन काम को मुमकिन करना ही मेरा काम है। एलेन अपने लोगों की ओर देखते हुए बोला, आज यहाँ से कोई भी सही सलामत वापस घर लौट कर जाना नहीं चाहिए। हर एक को इतना मारो कि वो करने के लिए भी हमसे भीख मांगने लगे। अपने बॉस का ऑर्डर सुनते ही सभी लोग रेहान और उसके लोगों के ऊपर टूट पड़े। रेहान अपने साथ ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं आया था, इसलिए बाकी लोगों को उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन रेहान बेफिक्र होकर उन सभी को एक एक मुक्के में ही ढेर कर दे रहा था। बाबा खान कोई भी अनहोनी नहीं चाहता था, इसलिए उसने बैकअप टीम पहले से ही तैयार रखी थी जो उन लोगों को हर एक मुसीबत में बचाने के लिए पहुंच जाते थे। उनके पहुंचते ही दोनों तरफ की लड़ाई अब बराबर दिखाई देने लगी थी। एलेन अपने हाथों में पकड़े तलवार की ओर देखकर रेहान से कहा, आज पहली दफ़ा ऐसा होगा जो खुद की तलवार से मारेगा। तुम सपना बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एलेन ने एक दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत के साथ रेहान के सीने को निशाना लगाते हुए तलवार चला दिया। रॉक्सी जो पीछे ही सभी लोगों के साथ उन लोगों को संभाल रही थी, जैसे उसने रेहान के ऊपर तलवार चलाते हुए देखा, उसकी आंखें तो मानो इस जगह पर जाकर ठहरसी गई। तन्मय और सतीश ने भी रेहान के ऊपर तलवार चलाते हुए देख लिया था और वह दौड़ते हुए उसकी तरफ पहुंच ही चुके थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां का जो नज़ारा देखा उसे देखकर उनकी आंखें मानो वहीं पर जाकर रुक सी गई। रॉक्सी को पीछे से धक्का लगने की वजह से उसकी भी तंद्रा टूटी और वह भी तुरंत वहां पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचे उसकी नज़रें भी वहां जाकर रुक सी गई। रेहान अपनी जगह पर जैसा का तैसा खड़ा हुआ था। एलेन के हाथों में जो तलवार थी वो रेहान के सीने के बिल्कुल पास थी, लेकिन तलवार उसके सीने तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। एलेन अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को रेहान के सीने में धंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तलवार 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ रही थी।
रेहान मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे पहले ही कहा था ये तलवार मेरी है और कोई भी मेरी तलवार से मुझे मार नहीं सकता। उसने अचानक एलेन के हाथों पर वार किया और तलवार को उसके हथेली से अलग कर दिया। एलेन अपने आप को संभाल पाता रेहान ने उसके सीने में एक गहरा जख्म दे दिया, जिस वजह से एलेन तुरंत घुटने के बाल नीचे गिर गया और दर्द से करते हुए चिल्लाने लगा। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर एलेन के सभी लोग तुरंत रुक गए और 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। रेहान धीरे धीरे चलते हुए एलेन के पास आया और उससे कहा, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे वो लाल रत्न देना होगा। एलेन दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे जान से भी मार देते हो फिर भी तुम्हें लाल रत्न के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो मार दो, लेकिन वो रत्न मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। अब क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए बॉडीगार्ड द अनटोल्ड सीक्रेट सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद।